सब लोग। उम्मीद करता हूं कि आप सब लोग अच्छे होंगे, बेहतरीन होंगे, लाजवाब होंगे, एकदम बिंदास होंगे और साथ ही बहुत अच्छे से आप लोग अपनी पढ़ाई को कर रहे होंगे। तो एक बार सभी मेरे प्यारे दोस्त बताएंगे कैसे हैं आप सब लोग, कैसी चल रही है आप लोगों की पढ़ाई, कैसी चल रही है भाई आप लोगों की पढ़ाई। एकदम शानदार चल रही होगी, एकदम जबरदस्त चल रही होगी, बहुत बेहतरीन तरीके से दोस्त मेरे आप लोग आगे बढ़ रहे होंगे। बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार भाई। सभी का स्वागत है आपके अपने प्यारे से परिवार रोजगार विद अंकित में। मेरे प्यारे दोस्त, अगर मैं बात करूं तो हम लोगों का ज्योमेट्री चल रहा है, ज्योमेट्री में हम लोगों का सर्किल चल रहा है। पहले शुरू के 5 मिनट जो थ्योरम मैंने आपको 4 पढ़ाई हैं उनके बारे में आप लोगों से पूछना चाहूंगा। फटाफट आप लोग मुझे जवाब देंगे कि क्या होगी वो थ्योरम। अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि ये मेरा एक सर्किल है, फटाफट मन ही मन में बोलते चले जाना मेरे साथ साथ। ये क्या होता है? आप कहेंगे सेंटर। सेंटर से लेके यहां तक की डिस्टेंस क्या होती है? आप कहेंगे रेडियस, त्रिज्या होती है। ऐसी लाइन जो केंद्र से पास हो रही हो और वृत्त को 2 पॉइंट पे टच कर रही हो तो उसे कहा जाता है व्यास, कहा जाता है। अगर मैं आपसे कहूं जीवा यानी कोड क्या होती है? सर्किल को 2 पॉइंट पे टच करने वाली लाइन को हम लोग जीवा कहते हैं। किसी भी वृत्त की सबसे बड़ी जीवा क्या होती है? तो आप कहेंगे व्यास ही सबसे बड़ी जीवा होती है, यानी कि मेरे भाई डायमीटर ही सबसे बड़ी कोड होती है। अगर मैं सीकेंड छेदक कहा जाता हूं, ऐसी लाइन जो सर्किल को 2 पॉइंट पर काटती है उसे हम लोग छेदक कहते हैं, सीकेंट कहते हैं। अगर मैं कहूं टेंजेंट क्या होती है? ऐसी लाइन जो वृत्त को एक सिंगल पॉइंट पे टच करती है उसे हम लोग टेंजेंट कहते हैं। ये बात सारी मैंने आप लोगों को बताई थी। किसी भी ट्राइंगल के बाहर वृत्त बना है उसे परिवृत्त कहा जाता है। किसी भी ट्राइंगल के अंदर वृत्त बना है उसे अंतःवृत्त कहा जाता है। मैंने परिवृत्त की त्रिज्या, अंतःवृत्त की त्रिज्या, ये सारी चीजें आप लोगों को ट्राइंगल में पढ़ाई हुई है मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं बात करूं थ्योरम्स की, बात करता हूं तो सबसे पहली थ्योरम हम लोगों ने क्या पढ़ी थी? सबसे पहली थ्योरम हम लोगों ने ये पढ़ी थी कि चाहे कोई आर्क हो या चाहे कोई कोड हो, अगर मैं आपसे कहूं वृत्त की परिधि पे यहां कोई कोण बना रही है तो यही कोड जो है वृत्त की परिधि पे सेम कोण बनाएगी। वृत्त की परिधि पर बनने वाला एक ही कोड से जितने भी कोण बनेंगे ये सारे इक्वल होंगे। अगर ये मेरा 30 डिग्री है तो ये भी 30 डिग्री होगा, ये भी 30 डिग्री होगा। थ्योरम नंबर 1 ये मैंने आप लोगों को बताया था मेरे भाई। थ्योरम नंबर 2 में मैंने आप लोगों को ये बताया था कि अगर ये मेरा कोई सर्किल है और ये वाली कोड जो है वो वृत्त की परिधि पर थीटा डिग्री का कोण बनाती है, थीटा डिग्री का कोण बनाती है, तो यही कोड वृत्त के सेंटर पे जो है वो दुगना कोण बनाएगी, यानी 2 थीटा का कोण बनाएगी। अगर यहां थीटा डिग्री का कोण बन रहा होगा तो यहां बनने वाला कोण कितने का होगा? तो आप कहेंगे 2 थीटा डिग्री का होगा। ये बात समझ में आ गई होगी। अगर मैं थोड़ा सा आगे बढ़ूं तो कल हम लोगों ने और 2 थ्योरम को डिस्कस किया था। मैंने आप लोगों से कहा था कि अगर मेरे प्यारे दोस्त ये 2 कोड हैं, अगर मेरे प्यारे दोस्त ये 2 कोड हैं, एक जीवा ये है, एक जीवा ये है, अगर ये सेंटर है, सेंटर पर बन रहा कोण अगर दोनों जीवाओं के द्वारा बराबर दिया हुआ है, अगर बराबर दिया हुआ है तो ये दोनों कोड जो होंगी वो बराबर होंगी। अगर 2 कोड बराबर हैं, अगर 2 कोड बराबर हैं तो उनके द्वारा सेंटर पर बनने वाला कोण भी बराबर होगा। अगर 2 कोड बराबर हैं तो वो सेंटर से बराबर दूरी पर होंगी। जो कोड बड़ी होगी वो सेंटर के ज्यादा नजदीक होगी, जो कोड छोटी होगी वो सेंटर से दूर होगी। अगर मैं यहां पे एक और थ्योरम को डिस्कस करूं आप लोगों से, अगर मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि ये एक कोड है, यहां एक सेंटर है, सेंटर से मैंने एक परपेंडिकुलर डाला, यानी कि मैंने लंब डाला, तो लंब डलते ही मेरे प्यारे दोस्त ये क्या हो जाएगा? ये भुजा जो है वो 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड हो जाएगी। अगर मैं कहूं इसका कन्वर्स भी होता है क्या, तो मैं कहूंगा बिल्कुल होता है। कोई भी लाइन अगर सेंटर से किसी कोड पर डाली गई है और वो कोड को 2 पार्ट में डिवाइड कर रही है, 2 इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है, तो वो लाइन जो होगी उस कोड पर परपेंडिकुलर होगी, यानी लंबवत होगी, यानी 90 डिग्री का
कौन प्यारे दोस्त बना रही होगी? क्या ये बात समझ में आई? तो आपने कहा जी ये बात समझ में आ चुकी है। बेटा कल जो है वो सफलता सीरीज की जो क्लास थी वो नहीं हो पाएगी। कल जो है वो सफलता सीरीज की क्लास नहीं हो पाएगी मेरे प्यारे दोस्त। अब जो कल जो है आपकी ये प्रॉपर क्लास चलती रहेगी, है ना। कल 12:30 बजे आप लोगों की प्रॉपर क्लास होगी, बैच की क्लास होगी। कल सफलता सीरीज की क्लास सुबह नहीं होगी, नहीं होगी, बैच की क्लास चलेगी। मोस्ट प्रोबेबली संडे को भी चलेगी। जितनी जल्दी हम कोर्स खत्म कर लेंगे उतना ही सही है। शानदार तरीके से कोर्स खत्म कर रहे हूँ मेरे प्यारे दोस्त। मैं कुछ क्वेश्चंस की तरफ आपको लेके चलता हूँ। कल इन क्वेश्चंस पे मैंने बात की थी। अगर यहां से एक परपेंडिकुलर डाला है तो वो इस कोड को दो इक्वल पार्ट में डिवाइड करेगा। इस पार्ट को हम लोग पढ़ चुके थे। यहां से कोई ऐसी लाइन डाली गई है जो दो इक्वल पार्ट में डिवाइड कर रही है तो ये 100% मेरा परपेंडिकुलर होगा। ये थ्योरम मैंने आपको बताई थी। अगर सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर है तो ये दोनों कोड बराबर होंगी, या फिर इसका कन्वर्स, अगर ये दोनों कोड बराबर दी हुई है तो ये सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर होंगी। सेंटर से इक्वल डिस्टेंस पर मेरे प्यारे दोस्त होंगी। अगर मैं आगे बात करता हूं तो ये इसका कन्वर्स भी मैंने ट्रू बताया था। फटाफट मुझे इस क्वेश्चन को प्यारे दोस्त बताएंगे क्या होगा इस क्वेश्चन का साथी बिल्कुल सही जवाब। 15 अप्रैल तक कोर्स खत्म कर दूंगा। 15 अप्रैल तक कोर्स खत्म कर दूंगा मेरे भाई। बहुत अच्छे से, बहुत अच्छे से कर दूंगा, बहुत शानदार तरीके से। देखिए पी क्यू और आर एस एक वृत्त की दो समानांतर जीवाएं हैं। समानांतर जीवाएं का मतलब होता है मेरे भाई दोनों पैरेलल रेखाएं हैं, दोनों पैरेलल जीवाएं हैं। पी क्यू 48 सेंटीमीटर की है और आर एस जो है वो 40 सेंटीमीटर की है। यदि जीवाएं केंद्र की विपरीत दिशा में है, ये लाइन इसने यहां जो बोली हुई है कि यदि जीवाएं जो है वो केंद्र के विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है बच्चे, विपरीत दिशा में है, तो एक केंद्र के इधर है, एक केंद्र के इधर है, यहां कहीं बीच में सेंटर है। एक की लेंथ दी हुई है 48 सेंटीमीटर। जो बड़ी है वो केंद्र के नजदीक होगी, जो छोटी है वो केंद्र से दूर होगी। ये बात आप लोग अच्छे से जानते हैं। उसने कहा उनके बीच की दूरी 22 सेंटीमीटर है। उनके बीच की दूरी जो है वो टोटल 22 दी है, टोटल दी हुई है 22 सेंटीमीटर। अब आप लोगों से पूछा क्या है, आप लोगों से पूछा है वृत्त की त्रिज्या क्या है। वृत्त की त्रिज्या क्या है वो आप लोगों से ये पूछना चाहा है। ठीक है, बहुत बढ़िया सर, मेरी कुछ क्लासेस छूट गई हैं और मैं केवल प्रैक्टिस सेट से ही अपनी तैयारी कर रहा हूँ। बेटा नहीं, एग्जाम को लेके, हाँ, लास्ट में मैं आज आपको मतलब आगे के कुछ दिनों की स्ट्रेटजी पर हम लोग बात करेंगे जिसे आप लोगों को फॉलो करना होगा। बिहार कब आ रहे हैं? बिहार मिल रहे हो ना मेरे भाई? 4 तारीख को, 4 तारीख को मिल रहे हो ना? मतलब मुझे वहां देखने को मिलेंगे ना कि हाँ भाई एनटीपीसी वाले बालक हैं मेरे। मैं भी तो लाइव देखूं एक बार कि एनटीपीसी वाले बालक दिखते कैसे हैं मेरे दोस्त, है ना। चलिए, अगर मैं यहां से कहूं ये x डिस्टेंस हो जाएगी, टोटल लेंथ 22 है तो ये नीचे वाली क्या हो जाएगी? 22 माइनस एक्स हो जाएगी। कोई दिक्कत समस्या? तो आप कहेंगे कोई दिक्कत समस्या नहीं है मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं इन दोनों को मिला दूं कोई दिक्कत? तो आप कहेंगे कोई नहीं। यहां से अगर परपेंडिकुलर डाला गया है तो ये सामने वाली कोड को आधे आधे में बांटेगा, ये 24 हो जाएगा। इस कोड को आधे आधे में बांटेगा, ये 20 हो जाएगा। क्या कोई दिक्कत है आपको? तो आप कहेंगे जी कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा, इसमें हम लोग हाइपोटेनस कैसे निकालेंगे? हाइपोटेनस मैं मान लेता हूं ये हाइपोटेनस है। हाइपोटेनस निकालेंगे परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर। बेस कितना है? 24, 24 का स्क्वायर 576 आएगा। क्या ये इसका स्क्वायर आपके सामने आ चुका होगा? हाइपोटेनस का स्क्वायर यानी एच स्क्वायर आपके सामने आ चुका होगा। आएगा क्या? तो आप कहेंगे जी बिल्कुल आएगा। अच्छा, यहां से एच स्क्वायर निकालना हो तो परपेंडिकुलर का स्क्वायर 20 का स्क्वायर 400 होगा, प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर जो हो जाएगा, ये क्या हो जाएगा? ये भी हाइपोटेनस का स्क्वायर हो जाएगा। आप दोनों जगह देखोगे ये भी रेडियस है, ये भी रेडियस है, और किसी भी सर्किल की रेडियस बराबर होती है। तो क्या मैं इन दोनों को बराबर लिख सकता हूं? क्या मैं इन दोनों को बराबर लिख सकता हूं? क्या मैं इन दो नहीं, सफलता सीरीज बंद नहीं करने वाला हूं। क्या मैं इन दोनों को बराबर लिख सकता हूं? तो आप कहेंगे बिल्कुल बराबर लिख सकते हो।
आप यहां देखिए एक्स स्क्वायर प्लस 576 होगा। मेरे प्यारे दोस्त यहां देखेंगे 400 हो जाएगा। 22 का स्क्वायर 484 होगा, ये माइनस बी का होल स्क्वायर खेलो प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा माइनस 2ab, 2 की गुणा इस 22x में करेंगे तो 44x हो जाएगा। एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा मेरे भाई। यहां से देखेंगे ये कितना हो जाएगा, 400 484 884 होगा। ये प्लस का 576 है, इधर आके माइनस का 576 होगा, और ये 44x माइनस है, इधर आके प्लस हो जाएगा। 814 में से 6 गया तो 8 बचेगा मेरे भाई, 7 में से 7 गया 0 बचेगा, 8 में से 308 होगा। 44 गुणा में है, इधर आके भाग में हो जाएगा। 11 दूनी 22, 11 अट्ठे 88, 11 चौक 44। क्या x की वैल्यू 7 आ जाएगी? यानी x की वैल्यू 7 है तो 22 में से 7 जाएंगे कितना बचेगा, तो ये 15 आ जाएगी आपके सामने। और आप जानते हैं 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है। आप जानते हैं 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है। 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है बच्चे, ट्रिपलेट होता है। तो उसने रेडियस आपसे पूछी है, रेडियस कितनी हो जाएगी 25। मोस्ट 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 इंपोर्टेंट क्वेश्चन, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन भाई, वेरी इंपोर्टेंट क्वेश्चन, बहुत शानदार क्वेश्चन है। अगर कभी भी देखो, दो टाइप के क्वेश्चन यहां से बनते हैं। एक तो वो ये कह सकता है कि सेंटर के दोनों तरफ जो है वो आपको कोड दी गई है। एक वो ये कह सकता है सेंटर के एक ही तरफ दोनों कोड दी गई हैं, अगर उनके बीच की दूरी ये है तो रेडियस बताइए। तो वो भी क्वेश्चन अभी आगे आएगा, लेकिन मैं आपसे ये कहना चाह रहा हूं ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट है। आप इसे हिट एंड ट्रायल मेथड से भी कर सकते हैं। आपने देखा कि एक ऐसा राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी भुजा जो है वो 24 है, तो आपको दिमाग में आया यार 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है। मैं ये नहीं कहता, मैं ये नहीं कहता कि हमेशा ये हिट एंड ट्रायल वाला मेथड सटीक बैठेगा, लेकिन ये बहुत आंसर को बहुत जल्दी देके जाएगा। आपने कहा जी 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है, सबसे बड़ी भुजा इसकी त्रिज्या होती है। अगर ये 7 है तो 22 में से 7 गया 15 आ गया। 20 15 पे आप लोग पाइथागोरस थ्योरम लगाओगे तो ये भी 25 आ जाएगा। यानी यहां जो आपने 25 मानी थी यहां प्रूव हो चुकी है, तो वो 25 है। इसका मतलब दोनों जगह रेडियस अगर बराबर आ गई तो इसका मतलब जो वैल्यूज आपने मानी है वो बिल्कुल ठीक मानी है मेरे भाई। 22 प्लस एक्स क्यों नहीं होगा? कौन है ये नादान बालक? अभिनंदन सिंह। अच्छा, क्या गजब का क्वेश्चन पूछा है मेरे भाई ने। दोनों के बीच की डिस्टेंस 22 है, ये ऊपर वाली जो है आपने x मान ली, तो 22 में से x चलेगी तो नीचे वाली कितनी बचेगी, 22 माइनस एक्स ही तो बचेगी। अगर टोटल 10 है, ऊपर वाली 3 है, तो नीचे वाली 7 ही तो बचेगी, या 13 हो जाएगी नीचे वाली? मेरी बात समझ गए? मैं फिर से एक बार समझाता हूं। दो कोड उसने दी हुई है, एक कोड की लेंथ 48 सेंटीमीटर है, एक कोड की लेंथ 40 सेंटीमीटर है, दोनों सेंटर के विपरीत दिशा में है। दोनों के बीच की दूरी 22 दी हुई है, मैंने एक की दूरी x मान ली, एक की दूरी 22 माइनस एक्स हो जाएगी। ये रेडियस है मेरे भाई, ये भी रेडियस है। पहले पाइथागोरस थ्योरम यहां लगा दो। 24 का स्क्वायर 576 प्लस एक्स का स्क्वायर आ जाएगा, वो कर्ण का स्क्वायर आ जाएगा, यहां भी लगा दीजिए। 20 का स्क्वायर 400 प्लस 22 माइनस एक्स का स्क्वायर, वो कर्ण का स्क्वायर आ जाएगा। और दोनों जगह रेडियस समान है, इसलिए इन दोनों वैल्यूज को बराबर रख दिया। यहां से x की वैल्यू निकाली 7 आ गई, x की वैल्यू 7 है तो ये 15 आ जाएगी। आप ट्रिपलेट लगा दीजिए, 7 ये है 24 ये है, तो ये 100% 25 होगा। तो रेडियस कितनी आ जाएगी, 25 आ जाएगी। ठीक है, 7 24 25 का ट्रिपलेट होता है। बेटा जी, इस बार ही सफलता सीरीज की एक क्लास नहीं हो रही है, एक्चुअल में क्वेश्चंस का सिलेक्शन नहीं हो पाया है। आपको पता था कि ये वाला शेड्यूल जो है वो थोड़ा सा हेक्टिक रहा है, इस वजह से नहीं ले रहा। फिर थोड़ा सा सिलेबस का भी बर्डन है, कल क्लास लूंगा, परसों भी मोस्ट प्रोबेबली क्लास लूंगा मेरे भाई, तो आपका काफी हद तक जो है वो सिलेबस जो है वो कंप्लीट हो जाएगा। बताइए, सीजीएल प्री 2021 में पूछा गया है। अगर मैं एग्जाम के नाम ना लिखवा के लाता तो भी आप लोगों को करा रहा होता। मैं ये कहने की कोशिश कर रहा हूं कि ये क्वेश्चंस पूछे जाते हैं आप लोगों से। बताइए, क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब? एक बेहतरीन क्वेश्चन आपके सामने। बताइए।
देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, केंद्र O वाले वृत्त में AB और CD व्यास के विपरीत भुजाओं पर दो समांतर जीवाएं हैं। बिल्कुल ऐसे ही बनाइए भाई, जैसा मैं आप कह रहा हूं, है ना। जैसा अभी मैंने क्वेश्चन कराया है ठीक वैसा ही बना दीजिए। मैंने एक सर्किल बनाया, मैंने एक सर्किल बनाया मेरे प्यारे दोस्त, मैंने एक सर्किल बनाया। मैंने आपसे कहा AB और CD व्यास के विपरीत भुजाओं पर दो समांतर जीवाएं हैं। एक जीवा तो मेरे प्यारे दोस्त ये हो गई, एक जीवा मेरे प्यारे भाई ये हो गई, ठीक है। ये ए बी आप लोगों को दी हुई है, ये ए बी है मेरे प्यारे साथी, और ये क्या है, ये सी डी आप लोगों को दी हुई है। ए बी की लेंथ इन्होंने 12 दी हुई है और सी डी की लेंथ जो है इन्होंने 18 सेंटीमीटर दी हुई है। जीवा ए बी और सी डी के बीच की दूरी 15 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। ये दूरी 15 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। आपसे पूछा है वृत्त की त्रिज्या, सेम एज क्वेश्चन नंबर 191, बिल्कुल 191 जैसा क्वेश्चन है। कैसे करेंगे ध्यान से सुनना। अगर यहां से परपेंडिकुलर डाला गया है तो इसने आधे आधे में बांट दिया होगा। क्या 6 8 10 का ट्रिपलेट आप लोग जानते हैं? मैंने थोड़ी देर के लिए हिट एंड ट्रायल मेथड से करा, ये 6 हो गया, 6 8 10 हो जाएगा मेरे प्यारे दोस्त। आपने आगे बढ़ा, अगर ये 15 में से 8 हो चुकी है तो ये 7 बचेगा। अगर मैं यहां से देखूंगा तो यहां से मेरे भाई 10 नहीं आएगा, 10 नहीं आएगा तो जो वैल्यूज हमने मानी है वो गलत मानी है। हिट एंड ट्रायल मेथड से मैंने ये वैल्यूज तो मान ली, चलो यहां तो वेरीफाई हो गया, लेकिन जो वैल्यूज यहां मानी थी वो यहां भी तो आना चाहिए था, यानी वैल्यूज जो हैं वो गलत मानी गई हैं, वैल्यूज जो है वो गलत मानी गई हैं। अब मेरे प्यारे दोस्त ध्यान से सुनना, अगर इस वैल्यू को x ले लेता हूं तो ये वैल्यू 15 माइनस एक्स हो जाएगी, है ना सर, एक मिनट बस। अब यहां से देखिए मेरे भाई, यहां लगा दीजिए पाइथागोरस थ्योरम। 6 का स्क्वायर कितना होगा, 36 होगा, प्लस एक्स का स्क्वायर कितना होगा, एक्स स्क्वायर होगा, क्या हाइपोटेनस का स्क्वायर आ जाएगा। 18 का आधा 9 का स्क्वायर कितना होगा, 81 होगा, प्लस 15 माइनस एक्स का स्क्वायर कितना होगा, इतना होगा, यहां भी हाइपोटेनस का स्क्वायर आ जाएगा। जब दोनों ही रेडियस हैं तो दोनों को बराबर लिख दीजिए। क्वेश्चन सॉल्व करो फटाफट, पीछे जैसा ही है, फटाफट मुझे बताओ क्या आएगा एक्स। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, यहां से सॉल्व कर लीजिए। आपने कहा 36 प्लस एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 81 प्लस 15 का स्क्वायर 225 होगा, प्लस एक्स का स्क्वायर होगा, माइनस 15 एक्स की गुणा 2 में होगी तो माइनस 2ab 30 एक्स हो जाएगा, हो जाएगा बच्चे। अब एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट गया, आपने देखा ये 30 एक्स इधर आ जाएगा, 225 और 81, 5 और 1 6, 8 2 10 को जीरो, हासिल 1 306 हो जाएगा। इसमें से 36 को घटा दो मेरे भाई, तो आप कहेंगे 6 में से 6 गया 0, 10 में से 3 गया 7 बचेगा, है ना। यहाँ 270 हो जाएगा और ये 30 गुणा में है, इधर आके डिवाइड में हो जाएगा। तो ये x की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 9 आ जाएगी। अगर x की वैल्यू 9 आ चुकी है तो यहाँ पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, क्योंकि रेडियस पूछी है। 6 का स्क्वायर 36 होगा, 9 का स्क्वायर 81 होगा, यानी कि मेरे भाई 117 जो है ये इसका अंडर रूट, ये इसकी रेडियस निकल के आ जाएगी। पाइथागोरस थ्योरम तो जानते हो ना, इसका स्क्वायर करेंगे 36 आएगा, इसका स्क्वायर करेंगे 9 का स्क्वायर 81 आएगा मेरे भाई, और इन दोनों के स्क्वायर का सम करेंगे, उसका अंडर रूट कर देंगे तो ये आ जाएगी। और 117 को आप क्या लिख सकते हैं, 13 गुणा 9, 13 निम्मा 117, 9 का वर्गमूल 3 होता है, तो रेडियस कितनी आ जाएगी, 3 रूट 13। ये रेडियस कितनी आ जाएगी, 3 रूट 13। सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन, सबसे ज्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन है मेरे भाई। और मैंने 2 क्वेश्चन करा दिए, जिंदगी में आप लोग इस चीज को भूलेंगे नहीं। बस आपको क्या करना है, यहां से परपेंडिकुलर डालना है, ये पूरी कोड को आधे आधे में बांट देगा मेरे भाई। इस लेंथ को x मानना है, 6 का स्क्वायर 36 प्लस एक्स स्क्वायर, इसका स्क्वायर आ जाएगा, 15 माइनस एक्स का स्क्वायर प्लस 9 का स्क्वायर, इसका स्क्वायर आ जाएगा। और ये दोनों ही रेडियस है तो उन दोनों को बस समान लिख देना है,
यहां से x की वैल्यू निकालोगे 9 आ जाएगा। अब यहां पाइथागोरस थ्योरम लगा दो, 6 का स्क्वायर 36 होता है, 9 का स्क्वायर 81, दोनों के वर्गों का योग 117, उसका अंडर रूट कर देंगे तो आपके सामने हाइपोटेनस यानी रेडियस निकल के आ जाएगी। बेटा जो करा रहा हूं सर, बोर हो रहा हूं, एक जोक सुना दो। बोर हो रहा है भाई साहब, जोक से कहाँ काम चलेगा, ठुमका लगाऊंगा, है ना, ठुमका। ठीक है, बोर नहीं होगा। अबे नालायक, पढ़ ले, पढ़ाई से कोई बोर होता है क्या? बोर जिंदगी बना देगी भाई साहब अगर नहीं पढ़े। जो जो चीज जिंदगी को खुशहाल बनाने वाली है, जैसे शादी होना, शादी के बाद वाइफ होना, वाइफ का आना, है ना, बच्चे होना, जो जो चीज जिंदगी को खुशहाल बनाती हैं वो सारी चीजें भागती हैं अगर नौकरी नहीं है पास। सारी चीजें, कोई नहीं रुकने वाला भाई साहब, रुकने की नौबत ही नहीं आएगी, शादी नहीं होगी। समझ रहे हो? तो मेरे प्यारे दोस्त, ये जोक, ये जो है ना कि बोर हो रहे हैं जिंदगी में, भाई साहब सबके जीवन में जो है ना, बहुत बहुत निराशा होती है सबके जीवन में, और आप समझेंगे नहीं फिर भी, मतलब कुछ चीजों के लिए अपने आप की एग्जिस्टेंस रखना पड़ता है, ऐसी एग्जिस्टेंस रखनी पड़ती है कि लोगों को लगे कि हाँ हम लोग मौजूद हैं, हम लोग एग्जिस्ट कर रहे हैं। 30 कहां से आया बेटा? 2ab फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल स्क्वायर होता है। बेसिक चीज तो समझो मेरे भाई, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, इसका स्क्वायर 15 का स्क्वायर 225 प्लस एक्स का स्क्वायर माइनस 2ab, ए बी की गुणा करेंगे 15x, उसमें 2 की गुणा कर देंगे 30x आ जाएगा। ठीक है। हाँ, ये बात समझ में आई, बहुत बढ़िया। तो ये जो है, ये दो क्वेश्चन मैंने कराए, बड़े शानदार क्वेश्चन है। मैं प्लीज आप लोगों से कह रहा हूं कि ऐसे क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना, ऐसे क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लेना मेरे। ठीक है, बताइए। ये एक और क्वेश्चन उसी टाइप का है कुछ, फटाफट बनाइए। बेटा एग्जाम पे मेरे भाई बोला, एग्जाम पर मैंने बोला है कि मैं लास्ट में 5-7 मिनट 10 मिनट आज आपसे बात करके जाऊंगा। ठीक 2 बजे हम लोग क्लास को छोड़ रहे होंगे, और 2 बजे से मेरे प्यारे दोस्त हम लोग जो है थोड़ी सी बात करेंगे। देखिए क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है, क्वेश्चन ये कहना चाह रहा है कि पी क्यू और आर एस एक वृत्त की दो समानांतर जीवाएं हैं जिनकी लंबाई ये है, दोनों केंद्र ओ के एक ही तरफ स्थित हैं। भाई साहब अभी तक केंद्र के दोनों तरफ स्थित वाले दो क्वेश्चन हमने किए। अब मैं एक क्वेश्चन ऐसा आपके सामने लेके आया हूं जो ये बता रहा है कि दोनों जीवाएं जो हैं वो वृत्त के केंद्र के एक ही ओर स्थित हैं। देखो क्वेश्चन को, मैंने एक सर्किल आप लोगों के सामने बनाया, मैंने एक वृत्त आप लोगों के सामने बनाया, ठीक है मेरे भाई। उसने क्या कहा है, PQ और RS एक वृत्त की दो समानांतर जीवाएं हैं जिनकी लंबाई 10 सेंटीमीटर। जो बड़ी जीवा है वो केंद्र के नजदीक होगी, यानी ये जीवा 24 सेंटीमीटर वाली होगी। जो छोटी जीवा है वो केंद्र से दूर होगी, यानी ये जीवा 10 सेंटीमीटर वाली होगी। यहां कहीं केंद्र होगा, एक ही साइड दे दिया। दोनों केंद्र O के एक ही तरफ स्थित हैं, दोनों को एक ही साइड प्यारे दोस्त बना दिया है। ठीक है, हाँ। यदि जीवाओं के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर है, ये वाली दूरी जो है वो 7 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है, ये वाली दूरी, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 7 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। तो वृत्त की त्रिज्या क्या है वो आपसे ये पूछना चाह रहा है। मैंने आपको बताया था या तो वो दोनों विपरीत दिशा में दे देगा तो त्रिज्या पूछेगा, या फिर वो दोनों सेम दिशा में दे देगा तो आपसे त्रिज्या पूछेगा। क्वेश्चन करने का तरीका वही है। इन दोनों के बीच की दूरी को x मान लो, यहां से यहां तक। मेरे भाई देखो, अगर ये परपेंडिकुलर है, ये पूरी 24 है, तो ये कितनी हो जाएगी, 12 हो जाएगी। आप इसका स्क्वायर निकालिए, पाइथागोरस थ्योरम, x का स्क्वायर हो जाएगा प्लस 12 का स्क्वायर 144 हो जाएगा। क्या ये आपके सामने रेडियस मतलब आर स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ चुकी है, रेडियस के स्क्वायर की वैल्यू निकल के आ चुकी है? आपने कहा जी बिल्कुल निकल के आ चुकी। वाह, कमाल कर दिया जी।
मेरे भाई अब इस पे लगाइए ना एक बार, ये भी तो एक राइट एंगल ट्राइंगल है मेरे भाई, इस पे लगाइए। क्या ये भी रेडियस है? रेडियस का स्क्वायर अगर निकालना है तो x प्लस 7 का स्क्वायर, परपेंडिकुलर कितना हो जाएगा, ये x है ये 7 है तो x प्लस 7 का स्क्वायर हो जाएगा, प्लस ये पूरी 10 थी तो ये 5 का स्क्वायर 25 हो जाएगा। क्या ये दोनों ही रेडियस के स्क्वायर हैं, तो क्या दोनों को बराबर लिख देंगे? आपने कहा जी ये बिल्कुल बराबर लिख देंगे, पहले जैसा ही क्वेश्चन बन गया ये, तो मैंने कहा बिल्कुल बन गया। a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है 2ab, इन दोनों की गुणा करके 2 में, 7x की गुणा 2 में करेंगे 14x होगा, प्लस का 25 होगा, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कट जाएगा। आपने कहा 25 और 49, 49 और 5 54 होगा, 54 और 20 74 हो जाएगा, 74 इधर आएगा माइनस का हो जाएगा, 4 में से 4 गया 0, 14 में से 7 गया 7, 14 इधर गुणा में है इधर आके भाग में हो जाएगा, तो x की वैल्यू क्या आएगी 5। अगर x की वैल्यू 5 आ चुकी है, ये आपकी 12 है, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है, 5 12 13 का ट्रिपलेट होता है। इसका मतलब मेरे प्यारे दोस्त रेडियस कितनी हो जाएगी, रेडियस जो है वो 13 हो जाएगी, रेडियस जो है वो 13 हो जाएगी। ठीक है, इस बात में कोई दिक्कत? तो मैंने 3 क्वेश्चन आज आप लोगों को कराए, 2 क्वेश्चन ऐसे कराए जो अपोजिट साइड में थी दोनों कोड, इन्हें लिख लीजिएगा, ऐसे क्वेश्चन की थोड़ी सी प्रैक्टिस कर लीजिएगा, अपोजिट साइड कोड थी। और एक क्वेश्चन ऐसा कराया जिसमें सेम साइड कोड थी, सेम साइड आप लोगों को जीवा दी हुई थी, है ना, ऐसे क्वेश्चंस की थोड़ी सी प्रैक्टिस करनी है मेरे भाई। यहां देखिए, बताइए फटाफट, मास्टर जी 25 कहां से आया है बताओ, कौन सा 25? ये वाला? बेटा लगाइए इस बड़े वाली पे, इस पे ट्राइंगल पे लगा, पाइथागोरस थ्योरम। ये पूरी 10 थी, आधे में बढ़ जाएगी 5। ये क्या है, x प्लस 7 का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर, तभी तो हाइपोटेनस का स्क्वायर आएगा। पाइथागोरस थ्योरम जानते हो या नहीं, या बस ऐसे ही बोलना आता है? ठीक है जी, आगे बढ़ जाए, बहुत बढ़िया, आगे बढ़ जाते हैं मेरे भाई। कौन सा बार है बेटा, यहां से परपेंडिकुलर डालते हैं तो वो कोड को आधे आधे में बांटता है, यार बातें सुना करो मेरी। अगर ये पूरी कोड 24 की है तो ये आधी कोड 12 की होगी, ये पूरी कोड 10 की है तो ये आधी कोड 5 की होगी। आइए इस क्वेश्चन को करके देखिए एक बार, देखिए भाई ध्यान से सुनिएगा। किरम से 5 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर लंबाई की दो जीवाएं ए बी और सी डी समानांतर और एक वृत्त के केंद्र के एक ही तरफ है। करो इसे मेरे भाई, मेरे साथ करना, आवाज को म्यूट कर लो, मेरी आवाज आप तक ना जाए, है ना, मेरी आवाज आप तक ना जाए। आप इस क्वेश्चन को तुरंत सॉल्व करेंगे मेरे भाई। गुरुजी सीवीटी 1 में एडवांस के कितने क्वेश्चन आते हैं? लगभग लगभग मान के चलो 30 क्वेश्चन में आपको 10 क्वेश्चन तक भी एडवांस के टकरा सकते हैं, 10 क्वेश्चन तक भी एडवांस के टकरा सकते हैं। मेंसुरेशन को मैं सबको काउंट करूं तो 10-12 क्वेश्चन आपको मेंसुरेशन, आपको एडवांस के टकरा सकते हैं, 10 तो हाँ, मतलब एवरेज जो है, अगर पिछला एवरेज देखा जाए तो 8 9 10 11 ऐसे एवरेज रहता है। ठीक है, बताइए। अब देखिए, एक जो बड़ी लंबाई की है 11 सेंटीमीटर की वो नजदीक होगी, जो छोटी है वो क्या होगी, वो दूर होगी। 5 सेंटीमीटर वाली छोटी है, वो दूर होगी मेरे भाई। उसने कहा 5 सेंटीमीटर और 11 सेंटीमीटर लंबाई की दो जीवाएं ए बी और सी डी समानांतर हैं और एक वृत्त के केंद्र के एक ही तरफ है, यदि जीवाओं के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर है। ये तो एक्स दी हुई है, दोनों जीवाओं के बीच की दूरी 3 सेंटीमीटर आप लोगों को दी हुई है। तो आपसे पूछा है वृत्त का व्यास क्या है, तो रेडियस निकालनी पड़ेगी, रेडियस को हम आर मान लेते हैं। अगर ये पूरी 11 है तो ये कितनी हो जाएगी, 11/2। अगर ये पूरी 5 है तो ये कितनी हो जाएगी, 5/2। अगर इसको आपने रेडियस माना है तो ये कितनी हो जाएगी, ये भी रेडियस है। वृत्त के सेंटर से सरफेस तक की दूरी को हम लोग रेडियस ही कहते हैं। दो ट्राइंगल आपके सामने बन रहे हैं मेरे भाई। इसका अगर हाइपोटेनस का स्क्वायर निकालूंगा तो कैसे निकालूंगा, परपेंडिकुलर का स्क्वायर प्लस बेस का स्क्वायर, 11 का वर्ग 121 होगा, 2 का वर्ग 4 होगा, इज इक्वल टू मेरे भाई हाइपोटेनस का स्क्वायर ही आएगा यहां भी, x प्लस 3 का स्क्वायर, x प्लस 3 का स्क्वायर
और 5/2 का स्क्वायर मतलब 25/4 हो जाएगा। हो जाएगा। कट गया क्या है? नहीं, अभी थोड़ी ना कट गया, अभी तो स्क्वायर खोलना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर प्लस 121/4 होगा। ए प्लस बी का होल स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 9 प्लस का 3 दूनी 6x हो जाएगा, प्लस का 25/4 हो जाएगा। ये प्यारे दोस्त कट जाएगा। 121 में से 25, 11 में से 5 गए 6 बचेगा, 11 में से 2 गए 96/4 24 हो जाएगा। 96/4 24 हो जाएगा। बेटा इसमें से इसे घटाओगे तो 24 बचेगा आपके सामने। ये क्या है, 24 में से 9 जाएगा, कितना बचेगा, 6x के बराबर हो जाएगा। अब आप यहां देखिए, 14 में से 9 गया 5 बचेगा, और यहां 15 बचेगा, 15/6x हो जाएगा, यानी 3×5 = 15 और 3 दूनी 6। तो x की वैल्यू जो है वो 5/2 आ चुकी है। x की वैल्यू जो है वो 5/2 आ चुकी है। ठीक है। अब आप एक चीज देखिए, 2 यहां भी है 2 यहां भी है, तो 2 यहां भी बटे में आएगा। 11 का स्क्वायर 131 होता है, 5 का स्क्वायर 25 होता है, यानी 146 का अंडर रूट आएगा। 146 का अंडर रूट आएगा, 146 का मेरे भाई अंडर रूट आएगा। तो आंसर कितना हो जाएगा, अंडर रूट 146/2। अंडर रूट 146, अच्छा 2 नहीं है, व्यास पूछ रहा है, व्यास पूछ रहा है। ये तो भाई रेडियस निकल के आई है। अगर वो डायमीटर पूछना चाह रहा है तो इसका दुगना करना पड़ेगा, और इसका दुगना क्या हो जाएगा, अंडर रूट 146 हो जाएगा। बताइए इसमें कोई नई बात हो तो। इक्वल क्यों करते हैं, बहुत बढ़िया क्वेश्चन, बहुत लेट पूछा है पर। ये मेरे भाई सर्किल है। अगर मैं आप लोगों से कहता हूं, अगर मैं आप लोगों से कहता हूं, क्या कहता हूं, मैं आप लोगों से ये कहता हूं कि मेरे भाई ये क्या है, ये वाला क्या है, तो आप कहेंगे सेंटर से लेके सरफेस तक की डिस्टेंस ये रेडियस कहलाती है। अच्छा मैं कहूंगा ये क्या है, तो आप कहेंगे ये भी रेडियस है सेंटर से सरफेस तक की। तो इसलिए दोनों बराबर होती हैं। जब हम पाइथागोरस थ्योरम निकाल रहे होते हैं तो ये कर्ण होता है, इसका स्क्वायर बराबर इसका स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर होता है। जब यहां लगा रहे होते हैं हम, तो ये कर्ण है, इसका स्क्वायर बराबर इस पूरे का स्क्वायर प्लस इसका स्क्वायर। बराबर इसलिए लिखते हैं क्योंकि यहां भी रेडियस का स्क्वायर निकाला है और यहां भी रेडियस का स्क्वायर निकाला है। दोनों रेडियस समान होती है, इसलिए स्क्वायर भी दोनों का समान आएगा, इसलिए हम दोनों को बराबर लिख रहे होते हैं। अखिल पासवान, बातें क्लियर हुई बच्चे? क्या ये पॉइंट क्लियर हुआ? एक बार थम्स अप कर दीजिए। हाँ, एक बार थम्स अप कर दीजिए मेरे भाई, अगर ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर हुआ है। अगर ये पॉइंट आप लोगों का क्लियर हुआ है तो एक बार थम्स अप कर दीजिए। क्या चारों क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हैं? दो अपोजिट साइड के क्वेश्चन थे, दो अपोजिट साइड के क्वेश्चन थे, और दो सेम साइड के क्वेश्चन है। पॉइंट में सॉल्व मत करना, बटे में 2 रहने देना, चीजें आसान बन जाएंगी, चीजें आसान बन जाएंगी मेरे भाई। क्या ये दोनों क्वेश्चंस जो हैं वो दोनों टाइप के क्वेश्चंस क्लियर हो गए? 4 क्वेश्चंस हम लोगों ने पढ़े, तो मुझे उम्मीद है ये क्वेश्चंस आप लोगों के क्लियर हो गए होंगे। एक थ्योरम को मैं आपके सामने लेके आया हूं, उस थ्योरम को थोड़ा सा समझना। अगर वो थ्योरम याद होती है, अगर वो थ्योरम याद होती है तो क्वेश्चन का आंसर बहुत जल्दी आएगा। अगर वो थ्योरम याद नहीं होती है तो भी क्वेश्चन का आंसर जल्दी ही आएगा, लेकिन एक आध सेकंड का फर्क पड़ेगा। ध्यान से सुनना मेरे भाई, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। मैं आप लोगों से यह कहने की कोशिश कर रहा हूं, थ्योरम नंबर 7 ये कहती है, थ्योरम नंबर 7 ये कहती है, ओ केंद्र वाले एक वृत्त, एक आपने वृत्त बनाया। बेटा शांति से समझ लेना, थ्योरम तभी क्लियर आएगी। इन फोटोओं से थ्योरम क्लियर नहीं होने वाली है मेरे भाई, इन फोटो से थ्योरम क्लियर नहीं होने वाली है। 24 कहां से आया, कौन सा 24 पूछ रहे हैं, कौन सा 24? ये वाला? बेटा 121/4 में से 25/4 घटाओ। 121/4 में से 25/4 घटाओ। 121 में से 25 जाएंगे 96 आएगा, नीचे 4 है, काटोगे 24 आएगा। ऐसी चीजें मत पूछा करो यार, है ना। देखिए मैं आपसे क्या कह रहा हूं, इस थ्योरम को समझने की कोशिश करिए, मैं इस थ्योरम को समझाने की कोशिश करता हूं। हाँ सर, एक बात बोले, एक ऐसी क्लास लाओ कि एक ही क्लास में कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए, जिसे संदीप सर लाते हैं। मेरे भाई मुझे मत बताया करो कैसी लानी है मुझे क्लास, मुझे बहुत अच्छे से पता है मैं कैसी क्लास लाता हूँ।
3 क्लास ऑलरेडी करा चुका हूं, ठीक है। आप ना मतलब सेल्फ प्रैक्टिस की तरफ ध्यान नहीं देते हैं। और आज की बात ये आप लिख लो, इस बात को लिख लो कि जब तक सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे, मुझसे 2 गुना 3 गुना 4 गुना ज्यादा जब तक सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे, दुनिया का कोई टीचर जो है वो आपका सिलेक्शन नहीं दिला सकता। दुनिया का कोई भी टीचर, जब तक सेल्फ प्रैक्टिस नहीं करोगे। आप क्या चाहते हो? आप ये चाहते हो कि मतलब मैं बोर्ड पे बना रहा हूं या कोई और टीचर बोर्ड पे बना रहे और आप बस क्लासेस देखते रहो। उनसे फायदा नहीं होने वाला, ये रियलिटी है। एक बार कोर्स खत्म कर लो और फिर कोर्स की तरफ बिल्कुल भी मत जाओ। प्रैक्टिस करो, जो टॉपिक वीक है उन पर काम करो, अपने आप में डेली का डेली इंप्रूवमेंट लाओ, डेली का डेली सुधार करो। सुधार करो मेरे भाई, वो चीज अलग है। रीजनिंग बहुत आसान टॉपिक है, बहुत आसान टॉपिक, थोड़ी सी प्रैक्टिस से हो जाएगा। ये मैथ है मेरे भाई, जब तक मैथ में प्रैक्टिस आप लोग नहीं करोगे तब तक प्यारे दोस्त मैं नहीं कुछ कर सकता, ठीक है। मेरी बात समझिए, मैंने सफलता सीरीज भी तो स्टार्ट की थी। मैंने 3 क्लास 4-4 5-5 घंटे की बड़ी भी तो ली है मेरे भाई। काहे दिक्कत ले रहे हो? मैं रिवीजन के लिए मैंने बहुत अलग प्लान किया हुआ है, बहुत अलग प्लान किया हुआ है भाई साहब। मेरा टारगेट 30 नंबर सीबीटी 2 और 35 क्वेश्चन सीबीटी 1 सीबीटी 2, मेरा टारगेट ये है। लेकिन उसके लिए आपको मेरे साथ लगातार जुड़े रहना होगा। अगर थ्योरम भूल जा रहे हैं बेटा, उसका इलाज फिर नहीं है। उसका इलाज आप उससे भी भूलोगे जो मैं बता रहा हूं, उसके बाद भी तो गैप रहेगा, फिर भी भूलोगे। ये बहाना नहीं। हाँ सुनिए, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। ओ केंद्र वाले एक वृत्त की दो जीवाएं हैं, ए बी और सी डी, एक दूसरे को पी पर काटती हैं। मेरे भाई ध्यान से सुनना, ये ए है, ये बी है, ये एक जीवा है, ये सी है, ये डी है। ए बी और सी डी दोनों कहां पर काट रही हैं? एक दूसरे को पी पर काट रही हैं। ये आपका पी दिया हुआ है, ठीक है। अब आप थोड़ा सा ध्यान से सुनना, ठीक है। उसने कहा एंगल एओसी, ओ क्या है? सेंटर है। ए ओ सी, ए ओ सी, ये वाला एंगल, ये वाला एंगल मेरे भाई ए ओ सी। एंगल बी ओ डी, ये वाला एंगल बी ओ डी, ये वाला एंगल मेरे भाई, ये एक्स दिया हुआ है, ये वाई दिया हुआ है, ये एक्स दिया हुआ है, ये वाई दिया हुआ है मेरे भाई। क्वेश्चन ने कहा है भाई साहब एपीसी बताइए। एपीसी यानी अगर कभी ये वाला एंगल आपसे पूछा जाए तो वो इन दोनों कोनों का योग का आधा होता है। वो इन दोनों कोनों के योग का आधा होता है। या ये वाला पूछा जाए वो भी इन दोनों के कोण का आधा होता है। जहां ये कट कर रही है कोड, अगर वहां बना एंगल आपसे पूछ लिया जाता है तो सेंटर के दोनों कोनों को जोड़ के आधा कर देना। अगर ये थ्योरम याद भी नहीं है तो भी मैं बता दूंगा कि क्वेश्चन को कैसे करना है। पर आप ये याद रखना कि अगर दो कोड किसी सर्किल के अंदर एक दूसरे को पी पॉइंट पे काट रही हैं और सेंटर पर बने हुए दो कोण दिए हुए हैं और जहां कट कर रही हैं वहां बना कोण मुझसे पूछा है, तो उन दोनों कोणों को जोड़ के जस्ट आधा कर दूंगा, तो जहां कट कर रही है वहां बना कोण मेरे सामने आ जाएगा। थ्योरम नंबर 7 ये कहती है। फॉर्मूले से कैसे, इस थ्योरम से कैसे रिजल्ट लाऊंगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। और कैसे बिना इस थ्योरम के रिजल्ट लाऊंगा वो मैं आप लोगों को बताऊंगा, ठीक है। अब ध्यान से समझना, पहला क्वेश्चन आपके सामने है दोस्त, ध्यान से समझना। ओ एक वृत्त का केंद्र है। मैंने एक वृत्त बनाया। भाई साहब पेन मत चलाना, रिक्वेस्ट है आप लोगों से, प्लीज क्वेश्चन आपसे आता भी हो तो भी पेन मत चलाना। एक क्वेश्चन ध्यान से समझ लो, अगले 3 क्वेश्चन में जरा सी भी परेशानी आपको नहीं आएगी। पेन को बिल्कुल छोड़ दीजिए, अलग कर दीजिए पेन को। मैं जिस बात को पकड़ने के लिए कह रहा हूं क्लास क्वेश्चन के अंदर, उस बात को पकड़ने की कोशिश करिए मेरे भाई।
मैंने कहा ओ एक वृत्त का केंद्र है, सबसे पहले एक सर्किल बना के उसके केंद्र पर ओ को लिख दीजिए। आपने ओ पर ओ को लिख दिया बच्चे, आगे बढ़िए। ए बी और सी डी वृत्त की दो जीवाएं हैं। ये हो गई मेरे भाई, ये हो गई ए बी, ये हो गई ए बी एक जीवाएं, ये हो गई मेरे प्यारे दोस्त सी डी। ये क्या होगी, दो जीवाएं हैं जो एक दूसरे को बिंदु पी पर कट करती हैं, जो एक दूसरे को बिंदु पी पर काटती हैं। बना दिया आपने। यदि एंगल ए ओ सी, यदि एंगल ए ओ सी, यदि एंगल ए ओ सी, ये ए ओ सी, ये ए ओ सी दिया हुआ है मेरे प्यारे दोस्त। ये वाला एंगल कितना दिया है, सेंटर पर बना हुआ कोण जो दिया हुआ है वो 50 डिग्री दिया हुआ है। एंगल बी ओ डी, ये वाला एंगल मेरे प्यारे दोस्त, ये वाला एंगल, एंगल बी ओ डी, ये वाला एंगल कितना दिया हुआ है, तो ये वाला एंगल 40 डिग्री दिया हुआ है। तो आपसे पूछ रहा है बी पी डी, ये वाला एंगल पूछ रहा है। चाहे इस वाले एंगल को पूछे, चाहे इस वाले एंगल को पूछे, दोनों का मतलब समान है। दोनों का मतलब जो है वो समान है मेरे भाई। अगर थ्योरम याद है, अगर दो जीवा एक दूसरे को काट रही हों और जहां कट कर रही हैं वहां बना कोण पूछा जाता है, तो यहां सेंटर पर बने कोणों के योग का आधा होता है। यानी 50 और 40 90 का आधा कर दोगे तो आंसर डायरेक्टली आ जाएगा 45 डिग्री होता है। ये थी, अगर आपको थ्योरम याद है तो आप डायरेक्टली निकाल लेंगे, लेकिन आपके दिमाग में नहीं आई थ्योरम। ध्यान से सुनिए, अगर मैं इस पॉइंट को ज्वाइन कर दूं, अगर मैं इस लाइन को ज्वाइन कर दूं, मेरे भाई ध्यान से समझना, बहुत प्यार से समझना मेरे प्यारे दोस्त। अगर मैं इस वाली आर्क के द्वारा आपसे पूछता हूं ये वाली आर्क सेंटर पे कितने डिग्री का कोण बना रही है, तो आप कहेंगे ये वाली आर्क सेंटर पे 50 डिग्री का कोण बना रही है। तो ये परिधि पे, यही आर्क जो है वो परिधि पे कितना कोण बनाएगा, यहां परिधि पर कितना कोण बनाएगा, सेंटर पर बने कोण का आधा होता है। यानी यहां बनने वाला कोण 25 का होगा। यही आर्क सेंटर पे 50 डिग्री का कोण बना रही है, यही आर्क परिधि पे आधा कोण बनाएगा 25 डिग्री का। ये वाली जो आर्क है, ये वाली जो आर्क है मेरे प्यारे दोस्त, ये सेंटर पे कितने डिग्री का कोण बना रही है, तो आप कहेंगे ये 40 डिग्री का कोण बना रही है। तो यही आर्क जो है वो वृत्त की परिधि पे कितने डिग्री का कोण बनाएगी, इसका आधा बनाएगी। क्या 20 हो जाएगा, या 20 हो जाएगा। आप लोग जानते हैं अगर ये ट्राइंगल है तो ये बाहरी कोण होता है, और बाहरी कोण जो होता है वो अंदर के दो विपरीत कोणों के योग के बराबर होता है। या ये बाहरी कोण बन जाएगा, बाहरी कोण अंदर के दो विपरीत कोणों के योग के बराबर हो जाएगा, 45 हो जाएगा। बाहरी कोण जो है अंदर के दो विपरीत कोणों के योग के बराबर हो जाएगा, वो 45 हो जाएगा। ठीक है बच्चे, आंसर क्या होगा, 45 हो जाएगा। आंसर क्या होगा, 45 हो जाएगा। क्या इतनी बात आपके समझ में आई, क्या इतनी बात आपके समझ में आ गई मेरे प्यारे दोस्त, फटाफट मुझे बताइए। क्या इतनी बात आपके समझ में आ गई? या तो आप डायरेक्टली जोड़ के आधा कर लीजिए, या फिर आप ऐसे भी कर सकते हैं। अगर थ्योरम आप लोगों को याद नहीं, एक्चुअल में उस थ्योरम का प्रूफ जो था वो ऐसे था जैसे मैंने अब आपको बताया है क्वेश्चन को करना। चीजें समझ में आई या नहीं, तो आप कह देंगे चीजें बहुत शानदार तरीके से समझ में आ चुकी। नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइए मेरे भाई, नेक्स्ट क्वेश्चन बताइएगा। क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। देखिए, ओ एक वृत्त का केंद्र है, मेरे साथ बनाना फोटो। ओ एक वृत्त का केंद्र है, आपने कहा जी हमने ओ बना दिया, आगे बताओ आगे क्या करना है। ए बी और सी डी एक वृत्त की दो जीवाएं हैं जो एक दूसरे को बिंदु पी पर काटती हैं। एक ए बी जीवा है, एक मेरे भाई सी डी जीवा है, जो दोनों एक दूसरे को पी पर काट रही हैं। यदि एंगल ए ओ सी, ये वाला एंगल जो है वो कितना दिया हुआ है, 100, ये वाला एंगल जो है वो 100 दिया हुआ है, और एंगल बी ओ डी,
ये वाला एंगल जो है वो कितना दिया हुआ है, 150 60 दिया हुआ है। ये वाला एंगल जो है वो 60 दिया हुआ है। तो बीपीडी पूछा है, यानी यहां जहां कट कर रही हैं वहां बना कौन पूछ रहा है। निकालोगे क्या, निकालोगे क्या मेरे भाई? हैं जी, दोनों को जोड़ के आधा कर दूं क्या, 80 आ जाएगा। अच्छा मैं ये पूछूं ये वाला कौन कितना आएगा, तो आप कहेंगे 80 आ जाएगा। अगर वो थ्योरम याद नहीं है तो मेरे भाई इससे लगा लेना, जैसे तरीका मैंने आपको बताया है। 80 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। लेकिन एक क्वेश्चन में मैं आपको अटकाने की कोशिश करूंगा। अच्छा एक बात बताइए यार, बहुत छोटी सी बात पूछने जा रहा हूं, बहुत छोटी सी बात पूछने जा रहा हूं। मैंने कहा इन दोनों लाइन के बीच का एंगल, इन दोनों लाइन के बीच का एंगल, इन दोनों लाइन के बीच का एंगल, अगर ये थीटा 1 है तो ये क्या हो जाएगा, 360 माइनस थीटा 1 हो जाएगा। भाई पूरा कंप्लीट एंगल कितने का होता है, 360 का होता है। अगर ये थीटा 1 हो गया इतना, तो बचा कुचा 360 माइनस थीटा 1 ये दूसरा हो गया। अगर मैं आप लोगों से ये पूछता हूं इन दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या है, तो आप क्या बताएंगे? अगर मैं आपसे पूछता हूं इन दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या है, हाँ, इन दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या है, मैं आपसे एंगल पूछना चाह रहा हूं, बताइए। सर मैंने मोक लगाए थे 30 में से 29 आए, थैंक यू सर। आएंगे बेटा आएंगे, सच में ये मेरा मन अंदर से कहता है, अगर आपने ध्यान से मेरे साथ जुड़े हो ना तो एक भी क्वेश्चन नहीं छूटने। फटाफट बताइए, इन दोनों कोण के बीच का एंगल क्या है? क्या थीटा 1 बोलेंगे या 360 माइनस थीटा 1 बोलेंगे? बिल्कुल जितना जानते हो उतनी बात बताइए मुझे। इन दोनों बीच का एंगल क्या है, इन दोनों लाइन के बीच का एंगल क्या है? आप कहोगे जी इन दोनों लाइन के बीच का एंगल थीटा 1 है, बहुत सारे बच्चे। लेकिन मैं ये कह रहा हूं ये भी इन दोनों लाइन के बीच का एंगल 1 ही है, एंगल ही है। आप 360 माइनस थीटा 1 लगाएंगे तो वो भी गलत नहीं होगा। ऑप्शन में अगर वो आपको कह देता है, ऑप्शन में वो आपको कह देता है थीटा 2 है, दूसरा 360 माइनस थीटा 1 देता है, तो मेरे भाई आप आंसर बी टिक करेंगे। इन दोनों लाइन के बीच का एंगल ये भी है और इन दोनों लाइन के बीच का एंगल ये भी है। डिसाइड करेगा कि ऑप्शन में कौन सा दिया हुआ है, ये दिया हुआ है या ये दिया हुआ है। ये बात समझ में आई? तो आप कभी भी ये मत बताना जी हम तो इसे ही लेंगे, थीटा 1 को ही लेंगे। ये भी इन दोनों लाइन के बीच का एंगल है। मान लो अगर मैं कहता हूं ये दो लाइन है, इन दोनों के बीच का एंगल 80 है, तो मेरे दूसरे शब्दों में ये भी कहना है कि इन दोनों लाइन के बीच का एंगल 280 भी है मेरे भाई। अगर मैंने इसको 80 दिया है, अगर मैंने इसको 80 दिया है, तो आपको समझना होगा कि इन दोनों लाइन के बीच का एंगल 360 माइनस 80 280 भी है, 280 भी है मेरे प्यारे दोस्त। ये बात समझ में आ गई? ठीक है जी। अच्छा ये बताइए, उसने कहा दो लाइन के बीच का एंगल 170 डिग्री है, दो लाइन के बीच का एंगल 170 डिग्री है, तो आपने दो लाइन खींच दी, आपने दो लाइन जो है वो खींच दी, तो ये वाला एंगल 170 दिया है या ये वाला एंगल 170 दिया है? तो आप कहेंगे जी कोई सा भी ले लो, दोनों लाइन के बीच का एंगल है, ये 170 है, तो ये वाला कितना हो जाएगा मेरे भाई, ये वाला कितना हो जाएगा, 190 हो जाएगा। अगर आपने बाहर वाला 170 ले लिया है तो अंदर वाला कितना हो जाएगा, अगर बाहर वाला 170 ले लिया है तो अंदर वाला 190 हो जाएगा। दोनों को जोड़ के 360 आना चाहिए। बेसिक सी बात मैंने आप लोगों को बताई है। दोनों साथ में कभी नहीं देगा, इक्वल कैसे हो सकता? कौन सा इक्वल, कौन सा इक्वल मेरे भाई? क्या इक्वल बोला है मैंने? क्या ये चीज समझ में आई? बहुत बढ़िया। क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चल रहे हैं। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 197 आपके सामने है, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा। क्वेश्चन ने कहा है ओ केंद्र वाले वृत्त की दो जीवा ए बी और सी डी, ये आपका एक वृत्त है, इसका केंद्र दिया हुआ है आप लोगों को ओ। ए बी और सी डी परस्पर किस पर काटती हैं, पी पर काटती हैं मेरे भाई। ये ए है,
ये बी है, ये सी है और ये डी है। इस पर काट रही है, पी पर काट रही है। ठीक है, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। क्वेश्चन ने आगे क्या कहा है मेरे भाई, उसने कहा एंगल ए ओ डी 100 डिग्री है। ए ओ डी, मेरे भाई ध्यान से सुनना, ए ओ डी 100 डिग्री दिया हुआ, ये वाला एंगल जो है वो 100 डिग्री दिया हुआ है। बहुत प्यार से समझना, ये वाला एंगल जो है वो 100 डिग्री आपको दिया हुआ है। एंगल बी ओ सी 70 डिग्री है। एंगल बी ओ सी यानी कि ये वाला एंगल जो है, एंगल बी ओ सी अंदर वाला एंगल जो है वो 70 डिग्री आपको दिया हुआ है। वो 70 डिग्री आप लोगों को दिया हुआ है। ठीक है, अब आपसे वो पूछना चाह रहा है मेरे भाई, तो एपीसी का मान क्या होगा, आपसे ये पूछना चाह रहा है, आपसे ये पूछना चाह रहा है। अभी मैं क्या बता के आया हूं कि सेंटर पर बने दोनों कोनों को जोड़िएगा, सेंटर पर बने दोनों कोनों को जोड़िएगा और दोनों कोनों को जोड़ के आधा कर देंगे तो मेरे भाई यहां जहां कट कर रही हैं वहां बना कोण आपके सामने आ जाए। मैंने आपसे कहा कि दोनों को जोड़ा 85, दोनों को जोड़ा 160 आया और 160 का जस्ट आधा कर देंगे आप लोग तो यहां कितना आ जाएगा, 160 ही आएगा, 170 आएगा। दोनों को जोड़ के 170 आया, दोनों को जोड़ के 170 आया, उसका आधा कर देंगे तो क्या ये वाला कोण जो है वो 85 आ जाएगा? क्या ये वाला कोण जो है वो 85 आ जाएगा मेरे भाई? बोलिए, क्या ये वाला कोण जो है वो 85 आ जाएगा? क्या इतनी बात आपको समझ में आई मेरे भाई? क्या इतनी बात आपको समझ में आ गई? अच्छा एक बात बताइए यार, मेरे एक चीज समझ में नहीं आ रही, मुझे पता नहीं है कि आप इतना सोच पा रहे हैं या नहीं सोच पा रहे हैं, हो सकता है आपने चीजें रट ली हूं। मेरे एक चीज समझ में नहीं आ रही जी, इस पर एक बार मेथड लगाइए। अगर ये पूरा 100 दिया हुआ है, अगर ये पूरा 100 दिया हुआ है और ये जो है 70 हो चुका है, तो मैं अगर इसे θ1 मान लेता हूं, इसे θ2 मान लेता हूं, पूरा 100 दिया हुआ है, उसमें से 70 गया तो 30 बचा। क्या θ1 और θ2 को जोड़ के 30 आना चाहिए? क्या θ1 और θ2 को जोड़ के 30 आना चाहिए? तो आपने कहा बिल्कुल 30 आना चाहिए। अगर इन दोनों को जोड़ के 30 आना चाहिए तो ये वाला जो कोण होता है इन दोनों कोण का आधा होता है, इन दोनों कोण के योग का आधा होता है। तो 30 का आधा क्या 15 आना चाहिए था आंसर? क्या 15 आना चाहिए था आंसर? आप इतना सोच पा रहे हैं या नहीं सोच पा रहे हैं? देखिए कैसे कहना चाह रहा हूं मैं आप लोगों से। मेरे भाई ये पूरा कोण कितने डिग्री का दिया हुआ था? 100 डिग्री का दिया हुआ है। ये वाला पूरा कोण 100 डिग्री का दिया हुआ है। ये वाला कोण जो है वो मेरे भाई 70 डिग्री का दिया है। 100 में से 70 जाएगा तो इन दोनों को अगर आप मिलाओगे तो θ1 और θ2 को जोड़ के 30 आना चाहिए। 100 में से 70 जाएगा, 30 बचेगा। अगर मैं आपसे कहूं इस कोण ने सेंटर पर कितने डिग्री का कोण बनाया है? θ1 का। तो ये यहां कितने डिग्री का कोण बनाएगी? यही कोण जो है वो वृत्त की परिधि पर θ1 का आधा कोण बना देगी और ये वाला कितना बनाएगी? θ2 का आधा कोण बना देगी। और जब मैं इन दोनों को जोड़ूंगा तो ये बाहरी कोण आ जाएगा। तो आंसर जो आना चाहिए वो θ1 प्लस θ2 का आधा आना चाहिए। यही तो चीजें हम लोग करते थे, यही तो चीजें हम लोग करते थे ना। तो आप कहेंगे आंसर तो जी 30 का आधा 15 आना चाहिए था, ये आपने 85 कैसे बता दिया? आपने 85 कैसे बता दिया? इससे पहले जो मैंने आपको कहानी समझाई है, क्या 15 ऑप्शन में है? आप कहेंगे जी 15 ऑप्शन में नहीं है। अगर 15 ऑप्शन में नहीं है तो मेरे भाई अब इसका दूसरा रूप आपको कंसीडर करना होगा। हो सकता है इसने जो ये 100 एंगल ये वाला दिया है, ये वाला ना देके ये वाला दे दिया हो। अगर वो 100 है तो 360 में से 100 जाएगा तो ये कितना बचेगा? 260 बचेगा, 260 बचेगा। अगर ये पूरा 260 है उसमें से ये 70 जा चुका है तो इन दोनों का योग कितना होगा? इन दोनों का योग निकाल लीजिए, क्या कितना हो जाएगा मेरे भाई? फटाफट मुझे बताइएगा कितना हो जाएगा, फटाफट मुझे बताइएगा मेरे भाई। मैं आपसे क्या पूछने की कोशिश कर रहा हूं, ध्यान से सुनिएगा मेरे भाई। आपने 85 आंसर तो बता दिया था, 85 आंसर नहीं है। थ्योरम में कंफ्यूज आप लोग हो सकते हैं, मैं दोनों थ्योरम को क्लियर कर देता हूं। मैंने यहां ये बनाया, एक सर्किल मैंने यहां बनाया, ध्यान से समझिएगा। मैंने आपको थ्योरम बताई है, मैंने जो आपको थ्योरम बताई है वो ये थ्योरम बताई है कि अगर
ए बी मेरा एक कोड है और सी डी मेरा एक कोड है। ए बी मेरा एक कोड है और सी डी मेरा एक कोड है और ये पी पॉइंट पे इंटरसेक्ट करते हैं। अगर ये वाला कोण अगर कभी आपसे पूछा जाए, ये वाले दोनों कोनों में से कोई सा भी कोण आपसे कभी पूछा जाए, तो ये कोण कैसे निकालते हैं मेरे भाई? ये कोण कैसे निकालते हैं? इस ए और सी के द्वारा सेंटर पे कितना कोण बन रहा है? मान लो एक्स डिग्री बन रहा है। इस बी और डी के द्वारा सेंटर पे कितना कोण बन रहा है? मान लो वाई डिग्री का कोण बन रहा है। तो इन दोनों कोणों के योग का आधा जो होता है, इन दोनों कोणों के योग का आधा जो होता है वो ये वाला कोण होता है। क्या यही बात मैं आपको बता के आया हूं? क्या यही बात मैं आपको बता के आया हूं? इन दोनों कोनों का आधा जो होता है वो यही होता है मेरे भाई। लेकिन अगर आप पिछले क्वेश्चन में इस चीज को देखेंगे, पोच पोच थोड़ी सी हो गई है, पिछले क्वेश्चन में देखेंगे मेरे भाई, तो पिछले क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना कि अबे ये क्या हो गया। हाँ, पिछले क्वेश्चन में थोड़ा सा देखेंगे मेरे भाई, तो पिछले क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान से समझना, क्या इसमें वो थ्योरम लग पा रही है? ध्यान से सुनिएगा। ए बी और सी डी परस्पर दो पर काटते हैं। ए बी और सी डी परस्पर दो पर काटते हैं। मैंने कहा ये ए है, ये मेरे भाई बी है, ये मेरे प्यारे दोस्त सी है और ये मेरे प्यारे दोस्त डी है। ठीक है। यदि एंगल ए ओ डी, यहां क्या है? सेंटर है, इसमें कहा है ए ओ डी, मतलब इस बार जो है ये दोनों कोनों के बीच का एंगल, ये पूरा एंगल 100 डिग्री दिया हुआ है, पूरा एंगल 100 डिग्री दिया हुआ है। एंगल बी ओ सी 70 डिग्री है। एंगल बी ओ सी यानी कि ये वाला बी ओ सी यानी कि ये वाला 70 डिग्री दिया हुआ है। ये बात समझ में आई? अब उसने ये कहा है कि भाई साहब कौन सा कोण बताइए? एपीसी बताइए। एपीसी यानी ये वाला कोण आपसे पूछा गया है। मेरी बात को थोड़ा सा ध्यान से समझना, कंफ्यूज मत हो जाना बस में। ये दोनों क्वेश्चन अलग अलग इसलिए ही लेके आया हूं मैं। आपके दिमाग में क्या आया होगा? आपके दिमाग में एक छोटी सी बात आई होगी। कौन सी छोटी सी बात आई होगी? उस बात को समझ। यदि ये पूरा कोण 100 डिग्री का दिया हुआ है, उसमें से ये 100 डिग्री हो गया, वो 70 डिग्री हो गया, तो बचा कितना? 30। यानी अगर आपने इस कोण को θ1 माना है, इस कोण को θ2 माना है, तो अगर ये 70 हो चुका है तो इन दोनों को जोड़ के जो है वो 30 आना चाहिए, तभी कंप्लीट को जोड़ के जो है वो 100 आएगा। इतनी बात आपके समझ में आ गई? भाई पूरा अगर 100 है, उसमें से ये 70 हो चुका है, तो इन दोनों भागों को जोड़ के 30 आना चाहिए। आप लोग जानते हैं अगर ये θ1 है, ए और सी के द्वारा बनाया गया कोण θ1 है, बी और डी के द्वारा बनाया गया कोण θ2 है, तो ये वाला कोण जो होता है इन दोनों कोणों का आधा होता है। यानी 30 का आधा कितना होना चाहिए? अगर आंसर में आपको 15 दिया होता तो शायद मैं 15 ही इस क्वेश्चन का जवाब दे देता, और शायद नहीं 100% मैं इस क्वेश्चन का जवाब 15 देता। तो ये जो हमने पहले किया था ना कि इन दोनों कोनों को जस्ट जोड़ के आधा कर दिया था और 85 पे टिक कर दिया था, वो मेरे प्यारे दोस्त वो दोनों कोण जो है वो ये अलग अलग दिए थे, ये कोण नहीं दिए थे। इसलिए 100 और 70 को जोड़ के आधा नहीं करना है। इसका मतलब अब रूप जो है वो दूसरा दिया हुआ है। ध्यान से सुनना, 15 बिल्कुल सही जवाब है। 15 जो है इसका 100% बिल्कुल सही जवाब है, लेकिन 15 तो ऑप्शन में ही नहीं है। अगर 15 ऑप्शन में नहीं है तो नजारा कुछ अलग होगा। नजारा कुछ ऐसा रहा होगा, कैसा रहा होगा कि 100 ये वाला एंगल नहीं, 100 ऊपर वाला एंगल दिया होगा। भाई ए ओ डी, ये वाला ए ओ डी, क्या ये भी 100 हो सकता है? बिल्कुल, ये भी तो दोनों के बीच का कोण है। अगर अगर ये 100 दिया हुआ है तो नीचे वाला कोण पूरा कितना हो जाएगा? पूरा जो है वो 260 हो जाएगा। अगर 100 पर वाला है तो नीचे वाला कोण पूरा 260 हो जाएगा। और अगर ये पूरा 260 है, पूरा 260 है, तो मेरे भाई ये 70 दिया हुआ है, ये 70 दिया हुआ है, 260 में से 70 जाएगा तो इन दोनों कोणों का योग 190 आ जाएगा।
इन दोनों कोनों का योग 190 आ जाएगा। और अगर मेरे पास इन दोनों कोनों का योग 190 है तो ये इन दोनों के कोण का आधा होता है। यानी कि एक तो आंसर 15 ठीक है, एक इस क्वेश्चन का जवाब 95 ठीक है। एक तो आंसर इसका 15 ठीक है, दोनों ऑप्शन में किसी भी कीमत पे नहीं मिलेंगे। अगर वो 15 डिग्री दे रहा है तो वो मान चुका है कि ये वाला एंगल है। अगर वो 15 डिग्री ना दे के 95 डिग्री ऑप्शन दे रहा है तो वो मान चुका है ये वाला एंगल दिया हुआ है। ठीक है भाई, बहुत बढ़िया, बहुत शानदार। तो इसका जवाब क्या हो जाएगा? इसका जवाब जो है वो 95 डिग्री हो जाएगा। इसीलिए प्यारे दोस्त, इस क्वेश्चन की वजह से ही मैंने ये थ्योरी आपको समझाई थी। अगर ये वाला एंगल मुझे 80 दिया हुआ है तो ये मत समझना ये 80 दिया हुआ हो सकता है ये 80 हो, ये 280 हो जाए। ये 80 दिया हुआ है तो ये 280 हो जाएगा। उसने कहा दो लाइन के बीच का एंगल 110 है, 110 है। आप कौन सा लोगे, इसे 110 लोगे या इसे 110 लोगे? बने हुए के ऊपर मत जाओ कि ये भाई साहब ऊपर वाला बड़ा फैल रहा है तो वो 110 नहीं होगा, ये 110 होगा। नहीं, अगर उसने दो लाइन के बीच एंगल 110 दिया है तो ये भी 110 हो सकता है और ये भी 110 हो सकता है मेरे प्यारे दोस्त। अगर एक 110 होगा तो दूसरे को 250 होना पड़ेगा। अगर इसे 110 लेते हो तो दूसरे को 250 लेना पड़ेगा आपको। ठीक है मेरे प्यारे दोस्त, मैंने आपको ना थ्योरम बहुत प्यार से समझाई थी। ये वाला कोण ए और सी के द्वारा बनाया गया कोण 50 है, बी और डी के द्वारा बनाया गया कोण 40 है। इन दोनों को जोड़ा, आधा कर दिया, 50 40 90 का आधा 45 आ गया। इससे पहले भी कराया है, इससे पहले भी क्या क्वेश्चन, ये देखिए यहाँ, इसके इन दोनों के द्वारा बनाया गया कोण 100 है, इन दोनों के द्वारा बनाया गया कोण 60 है, दोनों को जोड़ा 160 का आधा, ये 80 आ गया। लेकिन इस क्वेश्चन में थोड़ा सा डिफरेंस है, इस क्वेश्चन में डिफरेंस है। ये कोण नहीं दिया हुआ है, ये कोण नहीं दिया हुआ है। इन दोनों कोणों का योग या तो 30 आता है या इन दोनों कोणों का योग 190 आता है। अगर 30 आएगा तो इसकी वैल्यू 15 होगी और अगर 190 आएगा तो इसकी वैल्यू 95 होगी। तो या तो 15 आंसर होगा या 95 आंसर होगा। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन मेरे प्यारे दोस्त आपके सामने है, फटाफट मुझे बता दीजिए, फटाफट बताइए क्या होगा इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब। आइए मेरे साथ जुड़ेंगे एक बार, उसी थ्योरम पर बेस्ड है। किसी वृत्त की दो जीवाएं हैं, पहले आपने एक वृत्त बनाया ए बी और सी डी जिसका केंद्र ओ है, एक दूसरे को परस्पर बिंदु किस पर काटती हैं? पी पर काटती हैं। देखिए मेरे प्यारे दोस्त, ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, और कहां काट रही हैं? ये पी पर काट रही हैं, और इसका केंद्र क्या है? ओ दिया हुआ है, ओ दिया हुआ है बच्चे। ठीक है, देखिए छोड़ूंगा नहीं मेरे भाई, जिसको जाना है चले जाइए, जिसको जाना है चला जाइए मेरे भाई। सर 85 भी हो बेटा, 85 नहीं 95 भी हो और 15 भी हो, ऐसा पॉसिबल नहीं है। या तो वो 95 देगा या फिर वो 15 देगा। अगर 15 देता है 15 भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है, 95 देता है 95 भी बिल्कुल करेक्ट आंसर है। ठीक है, ध्यान से सुनिए। किसी वृत्त की दो जीवाएं हैं ए बी और सी डी जिसका केंद्र ओ है, बना दिया, एक दूसरे को परस्पर बिंदु पी पर काटती हैं, कटवा दी। यदि एंगल ए पी सी 40 दिया हुआ है, इस बार ये वाला एंगल 40 दे दिया, इस बार ये वाला एंगल जो है वो 40 आप लोगों को दे दिया है। जो हर बार पूछ रहा था, जो हर बार पूछ रहा था, इस बार वो एंगल जो है वो 40 दे दिया है। उसने पूछा है ए ओ सी, ए ओ सी यानी ये वाला कौन, बहुत बढ़िया। बी ओ डी ये वाला कौन, भाई साहब ये तो थ्योरम ही पूछ ली, इन दोनों का योग पूछना चाह रहा है। हम जानते हैं कि इन दोनों के कोण का आधा, इन दोनों के योग का आधा ये वाला एंगल होता है। तो क्या इसका डबल जो हो जाएगा वो इन दोनों का योग हो जाएगा? तो 40 का डबल एओसी और बीओडी का योग हो जाएगा। डायरेक्ट पूछा गया है, 80 इस क्वेश्चन का बिल्कुल सही जवाब हो जाएगा। प्यारे दोस्त, अब वो टॉपिक आप लोगों का चलने वाला है जो वाकई में बहुत इंटरेस्टिंग रहने वाला है। अगर मैं सही मायने में आप लोगों से पूछूं तो आप यहां से मतलब परेशान होना ही बंद कर देंगे। आसान सी चीजें आपसे पूछी जाएंगी यहां के बाद, और ऐसे क्वेश्चन के आंसर निकलते चले जाएंगे कि आपको लगेगा कि यार ज्योमेट्री इतनी भी आसान हो सकती है। मैं 3 थ्योरम आपके सामने लिखने जा रहा हूं, उन तीनों थ्योरम को थोड़ा सा ध्यान से समझना। वो तीनों थ्योरम क्या है
मैंने आपके सामने सर्किल बनाया, थ्योरम नंबर 1। मैंने आपके सामने एक और सर्किल बनाया, थ्योरम नंबर 2। मैंने आपके सामने एक और सर्किल बनाया, थ्योरम नंबर 3। ये 3 सर्किल मैंने आपको बनाए हैं, आपके सामने बनाए हैं। छोटा बड़ा कोई सर्किल नहीं है, ठीक है। छोटा बड़ा कोई सर्किल नहीं है। पहले एक थ्योरम से स्टार्ट करते हैं, इसी को बड़ा करके यहां बना लेते हैं। ये बना लिया। थ्योरम नंबर 1 क्या कहती है? थ्योरम नंबर 1 ये कहती है कि अगर दो कोड है, पहली कोड है ए, दूसरी कोड है बी, एक और कोड है जीवा है सी डी, और ये दोनों किसी पॉइंट पी पर कट करती हैं। मेरी बात को समझिएगा, मैं क्या कहना चाह रहा हूं। दो जीवाएं हैं, दो कोड हैं, वो वृत्त के अंदर ही किसी पॉइंट पे कट कर रही हैं। कट कर दी तो मेरे भाई पहली थ्योरम ये कहती है कि अगर आप इसकी गुणा इसमें कर दोगे ना, अगर आप एपी की गुणा जो है वो पीबी में कर दोगे ना, अगर इन दोनों की आपस में गुणा कर दोगे ना, तो वो इन दोनों की गुणा के बराबर आएगा। सीपी इंटू पीडी के बराबर आएगा। सीपी इंटू पीडी के बराबर आएगा। मेरे भाई मेरी बात को थोड़ा सा समझना। थ्योरम नंबर 1, आसान थ्योरम नंबर 1, ठीक है। मैंने कहा अगर इस वाले की गुणा इस वाले में कर दोगे ना, इस वाले की गुणा इस वाले में कर दोगे ना, तो वो इस वाले की गुणा के इस वाले के बराबर आएगा। इस थ्योरम का यूज तब करना है जब दो कोड किसी वृत्त के अंदर कट कर रही हो और आपको 3 चीजों की लंबाई दी गई हो और चौथी चीज की लंबाई आपसे पूछी जाती है, तो आपको इस थ्योरम का यूज करना है। इन दोनों की गुणा बराबर इन दोनों की गुणा के बराबर होगा। इन दोनों की गुणा इन दोनों की गुणा के बराबर होगा। आसान थ्योरम नंबर 1 आपके सामने है। बात क्लियर है? थम्स अप करना। दूसरी थ्योरम यह कहती है जी, हमने अंदर का तो पढ़ लिया। अगर 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 मेरे भाई दो कोड है, एक कोड ये है और एक कोड ये है, इसको आपने नाम दिया ए बी और इसको आपने नाम दिया सी डी, ऐसी दो कोड दी गई है और ये मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों की कट नहीं कर रही है। उसने कहा कि इन्हें बाहर बढ़ाया गया और बाहर बढ़ाने पर यह बिंदु पी पर कट कर जाती है। जब हम इन्हें बाहर की साइड बढ़ाते हैं तो ये दोनों कोड जो है वो किसी बिंदु P पर कट कर जाती हैं। तो यहां लगने वाली थ्योरम कौन सी होती है? अगर आप इस छुटकू पार्ट की गुणा, अगर आप इस छुटकू पार्ट की गुणा इस पूरे में करेंगे, अगर आप इस छुटकू पार्ट की गुणा इस पूरे में करेंगे तो वो बराबर आएगा इस छुटकू पार्ट की गुणा इस पूरे के बराबर के आएगा, इस पूरे के बराबर आएगा। यानी मेरे प्यारे दोस्त दोनों थ्योरम में कंफ्यूज मत होइएगा। अगर थ्योरम अंदर कट कर रही है तो इन दोनों भाग की गुणा करने पर जो आएगा वो इन दोनों भाग की गुणा करने के बराबर होगा। अगर दोनों कोड कट नहीं कर रही है अंदर, उन्हें बाहर तक प्रोड्यूस किया गया है और वो आके बिंदु P पर कट कर जाती हैं, तो इस छुटकू पार्ट की गुणा बड़े पार्ट में कर दीजिए, वो हमेशा बराबर आएगा। इस छुटकू पार्ट की गुणा बड़े पार्ट के बराबर आएगा। ठीक है जी। कोई सी भी 3 चीज देगा और चौथी चीज आपसे पूछेगा। कोई सी भी 3 चीज आप लोगों को देगा और चौथी चीज मेरे प्यारे दोस्त आप लोगों से पूछेगा। नेक्स्ट थ्योरम, थ्योरम नंबर 3 क्या कहती है? थ्योरम नंबर 3 ये कहती है कि भाई साहब एक बात सुनो हमारी बहुत प्यार से। मैंने कहा कौन सी प्यार से बात सुनो? उन्होंने कहा कि एक सीकेंट अगर होती है, वो किसी वृत्त को ए और बी पे कट करती है और यहां से एक टेंजेंट डाली जाती है, यहां से एक टेंजेंट डाली जाती है जो उस वृत्त को टी पॉइंट पे टच करती है। समझना भाई, मैंने कहा एक छेदक रेखा, छेदक का मतलब वो सर्किल को 2 पॉइंट पे टच करेगी, सर्किल को 2 पॉइंट पे टच करेगी। छेदक का मतलब क्या होता है? छेदक का मतलब होता है सर्किल को 2 पॉइंट पे मेरे प्यारे दोस्त कट करती हुई बाहर निकल जाएगी। ए और बी पे कट करती हुई बाहर निकल गई।
एक यहां से मैंने टेंजेंट डाली इसी पी पॉइंट से, वो सर्किल को टी पॉइंट पे टच करती हुई आगे बढ़ गई। तो थ्योरम ये कहती है कि टेंजेंट का अगर आप स्क्वायर करते हो, इस वाली लेंथ का अगर आप स्क्वायर करते हो, तो वो इस वाली लेंथ की गुणा इस वाले के बराबर आती है, पीबी गुणा पीए के बराबर आती है। पीटी स्क्वायर जो होता है वो पीबी इंटू पीए के बराबर होता है। क्या होता है? पीटी स्क्वायर, भाई नीचे करना कमेंट देखो, पीटी स्क्वायर जो होता है वो पीबी गुणा पीए के बराबर होता है। ठीक है, मैं तीनों थ्योरम एक बार रिकॉल कर रहा हूं, तैयार हो? नीचे कर दो बिल्कुल। तीनों थ्योरम को देखने के लिए तैयार हो क्या? बोलूं क्या? पहली थ्योरम ये कहती है जब दो कोण वृत्त के अंदर जो है वो इंटरसेक्ट कर रही हो, तो मेरे भाई इन दोनों की गुणा इन दोनों के गुणा के बराबर होती है। ये पहली थ्योरम है। दूसरी थ्योरम यह कहती है कि अगर दो कोण वृत्त के अंदर कट नहीं कर रही हैं, उन्हें प्रोड्यूस किया गया है और वो बाहर पी पॉइंट पे आके कट कर रही हैं, तो छुटकू की गुणा बढ़के में कर देना, इधर छुटकू की गुणा बढ़के में कर देना, ये दोनों बराबर आएंगे। ठीक है। तीसरी थ्योरम यह कहती है अगर पी पॉइंट से एक सीकेंट डाली गई है, पी पॉइंट से एक सीकेंट डाली गई है और दूसरी तरफ एक टेंजेंट डाली गई है मेरे भाई, तो टेंजेंट का स्क्वायर जो होता है छुटके की गुणा बढ़के में कर देना, इसके बराबर होता है। बातें समझ में आई? क्वेश्चन नहीं छूटेगा ज्योमेट्री का, दिल पे हाथ रख के ये बात कह रहा हूं कि क्वेश्चन आपका नहीं छूटेगा। ठीक है। थ्योरम नंबर 4, धड़ाधड़ क्वेश्चन करेंगे मेरे भाई। इसके बाद मैंने आपसे कहा कि ये एक सर्किल है, ध्यान से सुनिएगा। लास्ट चीज बता रहा हूं मेरे भाई, लास्ट चीज बता रहा हूं, थोड़ा सा ध्यान से सुना। मैंने आपसे कहा कि ये एक पॉइंट है पी, मैंने आपसे कहा ये एक पॉइंट है पी, आपने कहा जी बिल्कुल ठीक है। मैंने कहा इस पी पॉइंट से एक टेंजेंट डाली गई है इस सर्किल पर जो ए पॉइंट पे टच करती है, बहुत बढ़िया। इसी पॉइंट से एक टेंजेंट डाली गई है जो किस पॉइंट पे टच करती है? जो मेरे भाई किस पॉइंट पे टच करती है? तो आप कहेंगे जो मेरी किस पॉइंट पे टच करती है मेरे भाई? जो मेरी बी पॉइंट पे टच करती है। ये एक पी पॉइंट है जो एक टेंजेंट ए पॉइंट पे टच कर रही है, यहां से टेंजेंट डाली गई है जो बी पॉइंट पे टच करती है। थ्योरम ये कहती है कि अगर एक सिंगल पॉइंट से एक सिंगल सर्किल पर दो टेंजेंट डाली गई है, तो इन दोनों टेंजेंट की लेंथ जो होती है वो इक्वल होती है। बहुत बार ये आपको 12 सेंटीमीटर देगा और ये आपसे पूछेगा, तो एक ही पॉइंट से डाली गई दो टेंजेंट की लेंथ इक्वल होती है। बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है मेरे भाई, बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है, बहुत प्यारा क्वेश्चन बनता है। मैंने ट्राइंगल में आप लोगों को कराया भी है, मैंने ट्राइंगल में आप लोगों को कराया भी है इस टाइप वाला क्वेश्चन, इस टाइप वाला क्वेश्चन। ये लेंथ दे देगा, ये लेंथ जितनी होगी उतनी ये लेंथ होगी, ये लेंथ जितनी होगी उतनी ये लेंथ होगी, जितनी ये लेंथ होगी उतनी ये लेंथ होगी, और परिमाप आपसे पूछेगा, पेरीमीटर आपसे पूछेगा, है ना। तो याद रखना एक ही पॉइंट से डाली गई दोनों टेंजेंट की लेंथ जो होती है वो मेरे प्यारे दोस्त ऑलवेज इक्वल होती है। ठीक है मेरे भाई, ये बात समझ गए होंगे। एक क्वेश्चन क्या आपको करा दूं सीपीओ 2019 में, एक क्वेश्चन मैं आपको करा देता हूं, उसके बाद आपसे वार्ता करेंगे, 2-4 मिनट बैठ के बात करूंगा। आपके तमाम तरीके के क्वेश्चन आज शांति से पढ़ूंगा, है ना। जो भी एनटीपीसी बैच को लेकर मन में संशय मतलब संशय है, जो भी आपको लगता है डाउट है किसी भी सब्जेक्ट को लेकर, प्रैक्टिस को लेकर, मॉक टेस्ट को लेकर, वो अगले 10-15 मिनट आराम से बात करेंगे। मॉक टेस्ट का तरीका बताऊंगा, मॉक टेस्ट में अगर स्कोर नहीं लग रहा है, हाँ, मॉक टेस्ट में अगर स्कोर नहीं बढ़ रहा है तो उस पर भी बात करूंगा। ठीक है। हाँ, बच्चे की जान नहीं लूंगा मेरे भाई, कोई बहुत मुश्किल चीज नहीं है। मैं बहुत चिल्ला रहा हूँ, मैं चिल्ला के पढ़ा रहा हूँ, वो तुम्हारे लिए मुश्किल चीज नहीं है मेरे भाई, है ना। तुम्हें तो आराम से पढ़ना है, और 1 घंटा 15 मिनट की भी क्लास नहीं हुई है अभी। एक वृत्त में दो जीवाएं ए बी और सी डी एक दूसरे को आंतरिक रूप से बिंदु पी पर प्रतिच्छेद करती हैं, अंदर प्रतिच्छेद कर रही हैं। किस पॉइंट पर? बिंदु पी पर। कौन कौन सी हैं? एक ए बी है और एक मेरे भाई सी डी है। आंतरिक रूप से यानी अंदर प्रतिच्छेद कर रही हैं। एपी की वैल्यू कितनी है? 3.5 है। पीसी की वैल्यू कितनी है? 5 दी हुई है। डीपी की वैल्यू कितनी है? 7 है। और पीबी की वैल्यू आपसे पूछी गई है। क्या ये थ्योरम बता के आया हूं?
अगर इसकी गुणा इसमें कर देंगे, 3.5 की गुणा पीबी में कर देंगे, तो वो ऑलवेज इक्वल आएगा 5 गुणा 7 के बराबर आएगा। 3.5 गुणा में है, इधर आके डिवाइड में पहुंचेगा, पॉइंट हटाएंगे, 0 बढ़ाएंगे, 35 दूनी 70, 5 दूनी 10 आ जाएगा। इतना छुटकू सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है, इतना छुटकू सा क्वेश्चन आप लोगों से पूछा गया है। डाउट्स? जिन्हें कोई डाउट्स नहीं है बाकी बच्चे जा सकते हैं, जिन्हें कोई भी दिक्कत है तैयारी को लेकर वो हमसे बात करेंगे, आराम आराम से भाई कमेंट पढ़वाना है ना। बाकी बच्चे जा सकते हैं जिन्हें कोई डाउट नहीं है, उनके लिए आज की क्लास पूरी। कल सफलता सीरीज नहीं होगी, कल सफलता सीरीज नहीं होगी, कल आपकी क्लास 12:30 बजे ऐसे ही चलेगी जैसे चलती है। बहुत सारा पार्ट जो है हम लोग कल खत्म कर लेंगे। बहुत शांति से मन बना के आना कि 2 घंटे हम क्लास में बैठने वाले हैं। पहला कमेंट है चंदन सिंह का, ऊपर रुकवाओ भाई, धीरे धीरे कमेंट पढ़वाओ। सर मेरा स्कोर प्रीवियस पेपर में 75 तक आ रहा है लेकिन अब बढ़ नहीं रहा है। मेरे भाई बहुत सारे बच्चों की ये समस्या होगी, मैं एक सिंगल जवाब दूंगा कि हाउ टू अटेम्प्ट मॉक। मॉक को कैसे अटेम्प्ट करें? सबसे पहले आप लोगों को ये पहचानना है कि आप लोगों को टाइम की कमी पड़ रही है मॉक के अंदर, या फिर आप लोगों के पास टाइम तो भरपूर है, आप लोगों से क्वेश्चन नहीं बन पा रहे हैं। अगर ये टाइम की कमी पड़ रही है तो मेरे भाई इसका एक तरीका होता है कि आप लोग जो है वो क्वेश्चंस को डिसाइड करिए कि किस क्वेश्चंस को हमें करना है, किस क्वेश्चन को नहीं करना है। मान लो मैथ के 30 क्वेश्चन आपके सामने आते हैं, तो हम क्या करते हैं, यार मैंने परसेंटेज बहुत अच्छे से पढ़ रखा है, परसेंटेज का क्वेश्चन हमारे सामने आया, हम उसको करने बैठ जाते हैं। मत करिए, आप एक बार क्वेश्चन को पढ़िए और ये कंक्लूड करिए मेरे भाई, ये कंक्लूड करिए कि आपसे ये क्वेश्चन 2 स्टेप में बनेगा, 3 स्टेप में बनेगा या नहीं बनेगा, कहीं इसकी कैलकुलेशन पेचीदी तो नहीं है। अगर ये कैलकुलेशन पेचीदी है तो मेरे भाई मैं ये कहूंगा कि आप इसे मार्क फॉर रिव्यू रख दीजिए। मार्क फॉर रिव्यू का यूज ज्यादा करिए। क्वेश्चन पहली बार में, क्वेश्चन को 2 राउंड में अटेम्प्ट करिए, 2 राउंड में अटेम्प्ट करिए मेरे भाई। और 2 राउंड में कैसे, 3 राउंड में भी होगा तो चलेगा। पहले राउंड में उन क्वेश्चंस पे उंगली चलाइए जो डायरेक्टली आप लोगों से होते हैं, जैसे जीएस के क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली होंगे, बहुत सारे रीजनिंग के क्वेश्चन आपसे डायरेक्टली होंगे, इवन बहुत सारे मैथ्स के क्वेश्चन एक स्टेप में सॉल्व होंगे। तो उन क्वेश्चंस को सबसे पहले सॉल्व करिए। भाई इन कमेंट को रोक लो यार, उस चीज को बाद में करना। मैंने कहा उनको पहले करिए जो एक स्टेप में सॉल्व हो रहे हैं, जो ओरली हो रहे हैं, फिर दूसरे स्टेप में उन क्वेश्चंस को लेके आइए जो आपको पता है हम 100% बना लेंगे लेकिन जिनके स्टेप फालतू होंगे। और थर्ड राउंड वो होना चाहिए जो कंफ्यूजिंग है, टाइम बचा हुआ है लेकिन कंफ्यूजिंग है। पहले राउंड के कंप्लीट के बाद लगभग लगभग आपने अगर तैयारी की है तो 50% पेपर आप सॉल्व कर चुके होंगे पहले राउंड के बाद, है ना। ये स्ट्रेटजी आप लोग बना के देखिए। आप आज एक पेपर सॉल्व करिए, उसमें बहुत सारे क्वेश्चंस आपको लगेंगे कि यार इतने क्वेश्चन छोड़ता हुआ चल रहा हूं, डरिए मत मेरे भाई। पहला राउंड वो राउंड होगा जो ओरली क्वेश्चन को सॉल्व कराएगा, और उन क्वेश्चंस को सॉल्व करना है जो एक स्टेप में सॉल्व हो रहे हैं, चाहे वो मैथ हो, रीजनिंग हो, आपकी जीएस हो, कुछ भी हो। पहला राउंड मतलब ओरली सॉल्व होने वाले क्वेश्चन। दूसरा राउंड वो होना चाहिए जो 1-2 स्टेप लेंगे, 3 स्टेप लेंगे, लेकिन 100% मुझे भरोसा है कि क्वेश्चन हो जाएगा। और तीसरा राउंड वो होना चाहिए जो मार्क फॉर रिव्यू इसलिए डाला गया है कि उसकी कैलकुलेशन भी थोड़ी पेचीदी है, मुझे यकीन नहीं है कि हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। 3 राउंड में आप पेपर को सॉल्व करके देखिए। ये बनाना मेरे भाई, जिन्हें टाइम की कमी पड़ रही है, जिन्हें कॉन्सेप्ट की कमी पड़ रही है, उनके लिए एनालिसिस बहुत जरूरी है। एनालिसिस यहां भी बहुत जरूरी है। किस किस क्वेश्चन में आपको सबसे ज्यादा टाइम लगा, किस क्वेश्चन में आपको सबसे ज्यादा टाइम लगा, उस चैप्टर के कॉन्सेप्ट को एक बार रिकॉल करिए कि किस वजह से आपको टाइम लगा है। अगर आपको लगता है कि कैलकुलेशन की वजह से टाइम लगा है तो थोड़ा सा कैलकुलेशन पे ध्यान दीजिए। अगर आपको लगता है कि मेरे भाई यहां मेरे कॉन्सेप्ट में कमी रह गई थी तो उस कॉन्सेप्ट पे मेरे भाई ध्यान दीजिए। लेकिन मैं ये कहता हूं मॉक का एनालिसिस जो है वो मैंडेटरी है और शानदार तरीके से करना होगा। अपनी कमियों को पहचानना होगा, क्योंकि आपकी कमी आपसे बेहतर कोई नहीं जानता। अगर आप ये सोचते हो कि मैं बता दूंगा कि स्कोर कैसे बढ़ाना है, दुनिया का कोई टीचर नहीं बता पाएगा।
कोई टीचर नहीं, ये आपको खुद पहचान करनी होगी। सिलेबस कंप्लीट हो जाना चाहिए और मॉक टेस्ट का एनालिसिस करते रहिए मेरे भाई, आप शानदार तरीके से आगे स्कोर बढ़ा भी रहे होंगे। ठीक है, ये बात समझ में आ गई क्या? और बताइए। सर इतना पढ़ाई करते हैं लगता है कुछ भी याद नहीं रहा, ये सबको लगता है, आपको नहीं, ये सबको लगता है। ठीक है, रोको भाई, कमेंट रोको। सर हमारे 25 क्वेश्चन, सर मेरा डाउट ज्योमेट्री की और मेंसुरेशन की लैंग्वेज कैसे समझे। इन दोनों में, ज्योमेट्री में थ्योरम बेस्ड क्वेश्चन पूछे जाएंगे और मेंसुरेशन में फार्मूला बेस्ड। कुछ ज़्यादा समझने की जरूरत नहीं है, आपके लेवल पे मैंने बहुत एक्स्ट्रा लेवल की चीज़ें कराई हैं, लेकिन नहीं पूछा जाएगा, ये मेरा वादा वादा है आपसे, ये मेरा पर भरोसा रखो कि आपसे बहुत बेसिक चीज़ें पूछी जाएंगी इन दोनों चैप्टर्स के अंदर। तो आप इसमें क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर करते रहिएगा, लेकिन बहुत मुश्किल क्वेश्चन की तरफ आपको नहीं जाना है। ठीक है सर, मैथ टेस्ट में नहीं बनता है, नर्वस हो जाता हूं, आप पढ़ाते हैं तब बन जाता है। क्यों नहीं बनता, क्यों नर्वस होते हो, उस कमी को तो मुझे बताओ मेरे भाई। इसलिए नहीं बनता, मुझे कॉन्सेप्ट ही याद नहीं रहते, इसलिए नहीं बनता कि मैं कॉन्सेप्ट भूल जाता हूं, मेरा ये चैप्टर वीक है, उसके क्वेश्चंस ज्यादा आते हैं, लेवल खराब देते हैं, कभी भी हार्ड रख देते हैं, कुछ तो रीजन होगा ना बनने का, तो वो रीजन आप मुझे बताइएगा। ठीक है सर, मैं रिवीजन भी बहुत करती हूँ, फिर सब भूल जाती हूँ, क्या करूँ, ऐसा लगता है जैसे कुछ नहीं आता। रिवीजन उस तरीके से बेटा, जब तक मैथ में प्रैक्टिस नहीं करोगे, रिवीजन नोट्स पढ़ना ही रिवीजन नहीं होता, एक मिक्स सेट लगाना रिवीजन होता है। जब हर चैप्टर का क्वेश्चन आपके सामने आए, हर क्वेश्चन पे आपका माइंड जो है वो दूसरे तरीके से हम लोगों को लगाना हो, पहले हम नंबर सिस्टम के क्वेश्चंस को सोच रहे हो, नेक्स्ट फिर हम प्रॉफिट लॉस के क्वेश्चंस को सोच रहे हो, तो मिक्स जितना ज्यादा करोगे उतना ही बेहतरीन रिवीजन आप लोगों का होगा। आगे सर, मैं केवल एनटीपीसी का बैच कर रहा हूँ और प्रैक्टिस नहीं कर रहा हूँ, समय ना मिल पाने के कारण। करनी पड़ेगी, बैच से कुछ नहीं होगा, बैच से कुछ नहीं होगा। पढ़ाई में मन नहीं लगता है, क्या करें, मम्मी पापा को पहले बताएं कि हमारा पढ़ाई में मन नहीं लगता है, कि आप बेफालतू का पैसा हमारे ऊपर मत उड़ाओ। उन्हें बताएं और उनका हाथ बटाएं, चाहे वो जो भी काम करते हो उनका हाथ बटाएं मेरे भाई। इससे अलग मेरे पास कोई रास्ता नहीं है पढ़ाई में मन लगाने का। ठीक है, आगे। मॉक टेस्ट हार्ड रहता है, अब अगले जितने भी मॉक टेस्ट होंगे मैं एनालिसिस करके डलवाऊंगा और वैसा ही पेपर आपके सामने आएगा जैसा आपको पेपर में, मेन पेपर में देखने को मिलेगा। और बताइए, क्वेश्चन हो जाते हैं, देर में टाइम लगता है, ये टाइम क्यों लग रहा है? कैलकुलेशन की वजह से या कॉन्सेप्ट को समझने की वजह से? देरी में क्वेश्चन के कॉन्सेप्ट समझ में आ रहे हैं तो फिर चैप्टर को एक बार फिर पढ़िएगा और प्रैक्टिस करिएगा, नंबर ऑफ मॉक टेस्ट जो है वो ज्यादा दीजिएगा, है ना मेरे भाई। एक बुक को जरूर लगा लेना, कोई सी भी एक बुक को कम से कम 2 बार जरूर लगा लेना। जब आप कोर्स कंप्लीट कर चुके हो तो बहुत सारे, मतलब सब चीज आपकी क्लियर हो चुकी होंगी, तो आप एक बुक को बहुत कम समय में लगा भी सकते हैं। ठीक है, और बताइए। भैया थोड़ा टाइम लगता है, थोड़ा टाइम लगता है, तो मेरे भाई टाइम तो वो कम हो जाएगा, मॉक टेस्ट बढ़ाइए। भैया बहुत मैथ में कमजोर हूं, कमजोर हैं आप मैथ में, तो वो सुधारा भी, मतलब आप ही सुधार सकते हैं गुड़िया उसे, आप ही सुधार सकते हैं, क्योंकि मैं ऑलमोस्ट चीजें करा चुका हूं। बार बार कोशिश करिए, बार बार लगेगा कि नहीं होगा, बार बार कोशिश करिए, होगा, होना होगा उसको। और बताइए। तो सिलेबस पूरा कंप्लीट नहीं हुआ है, 15 अप्रैल तक पूरा हो जाएगा, है ना। जो पेंडिंग में उन्हें साथ के साथ करते रहिए। ठीक है, चलिए मेरे भाई, आज के लिए इतना ही। मॉक टेस्ट की संख्या बढ़ाइए, मैं लास्ट कंक्लूजन पे ये जाऊंगा, जितना सिलेबस में करा चुका हूं, अगर आप लोग उतना कर चुके हो तो मॉक टेस्ट की संख्या बढ़ाइए, मॉक टेस्ट की संख्या बढ़ाइए और एनालिसिस जरूर करिए। सेल्फ एनालिसिस, सेल्फ एनालिसिस, अपना खुद का एनालिसिस करिए, अपनी कमियों को पहचानिए, उन कमियों पे मेरे प्यारे दोस्त काम करिए। ठीक है, कंप्यूटर का मैं आपको बता चुका हूं, जैसे ही हम लोग बिहार के मीटअप के बाद आएंगे तुरंत आपका कंप्यूटर स्टार्ट हो जाएगा। और बताइए क्या, मैथ का स्कोर नहीं बनता, वो बनेगा, कोशिश करिएगा मेरे भाई। बेहतर है, बेहतर है यहां लिखने के बजाय मेरे भाई आप क्वेश्चन पे ज्यादा टाइम देंगे, वहां आपका रिजल्ट आउटपुट निकल के आएगा। ट्यूशन देता हूं, मुझे अब क्या ट्यूशन बंद कर देना चाहिए? ट्यूशन मैं बिल्कुल भी ये नहीं कहूंगा बंद कर देना चाहिए, बहुत बहुत, मतलब वैसी मजबूरी हो सकती है बच्चे की, फाइनेंशियल हेल्प की वजह से ट्यूशन देना पड़ सकता है, तो मैं कैसे कह दूं कि आप उसको बंद कर दीजिए। और मैं आपसे ये कहता हूं कि जितना मैनेज हो पाए उतना मैनेज करिए, जितना मैनेज हो पाए उतना मैनेज करिए। अगर पॉसिबल है कि उसे मैं छोड़ना पॉसिबल है, तो मैं कहूंगा कि अभी के लिए छोड़ दीजिए।
लेकिन अगर पॉसिबल नहीं है तो उसका मतलब ये बिल्कुल भी नहीं है कि उसके बिना सिलेक्शन नहीं होगा। आप पढ़ाते रहिएगा लेकिन टाइम निकालिए, पढ़ाई के लिए थोड़ा सा ज्यादा टाइम निकालिए। ठीक है, चलिए आज के लिए इतना ही। ध्यान रखिए अपना, मिलेंगे कल शानदार क्लास में 12:30 बजे एक बेहतरीन क्लास के साथ। तब तक अपना ध्यान रखिए। ओके, टाटा, बाय बाय।